बच्चे लोग कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शन हैं जो पेयर्स में आते हैं। जैसे हम लोग नाइदर अपने साथ जो पेयर में आता है वो नॉर के साथ आता है, आइदर जो अपने साथ पेयर में आता है वो और के साथ आता है। एक सबसे कॉमन जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा, वो पूछा जाता है आपके बॉथ और एंड को लेके। बॉथ अपने साथ एंड लेता है, इस बात का खास करके ध्यान रखिएगा। टू अपने साथ जो पेयर बनाता है वो टू के साथ बनाता है। एज और सो एज अपने आप को पेयर में रखते हैं, आपको पता है, ये आपने एग्जेक्टिव के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। और आपने इसके केस में पढ़ा था कि ये पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों में इस्तेमाल होता है, और सो एज का इस्तेमाल बच्चा हम नेगेटिव में करते हैं। ये आपने उसमें एग्जेक्टिव के चैप्टर में पढ़ा, दोबारा से एक बार रिवाइज कीजिएगा। सो अपने साथ पेयर में जब आता है तो दैट के साथ आता है, सो एज के साथ पेयर बनाता है, सो दैट के साथ पेयर बनाता है। यहाँ पे जब इस्तेमाल करते हो आप, तब इस केस में बच्चा कंपैरिजन कर रहे होते हो और इसमें आप एक्शन और उसका रिजल्ट बताने की कोशिश करते हो। वेदर अपने साथ जो है और लेता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये अल्टरनेट चीज़ों को बताने की कोशिश करता है, वेदर और। तो वेदर अपने साथ जो कॉम्बिनेशन में आता है वो और के साथ कॉम्बिनेशन में आता है। नो सूनर अपने साथ जो बच्चा लेता है वो देन लेता है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन इस पे बनाए जाते हैं। स्केर्सली जो है अपने साथ व्हेन लेता है, ये भी जो है आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनाया जाता है। हार्डली भी जो है आपके साथ जो है व्हेन लेता है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनाया जाता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मैं पॉइंट आउट करता चल रहा हूँ। और ये वाला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बॉथ अपने साथ एंड लेता है, और ये दोनों तो मान लो आता ही आता है। तो ये तीन तो वैसे याद हो जाता है, आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये तो जुबान पे रट जाता है। जो बार बार भूलता रहता है, बॉथ जो है अपने साथ एंड लेता है, ठीक है। बिटवीन अपने साथ एंड लेता है, बिटवीन भी अपने साथ जो है एंड लेता है, बॉथ भी अपने साथ एंड लेता है, ठीक है। नॉट ओनली अपने साथ बट लेता है। एज के साथ एक कॉम्बिनेशन देखोगे, एज के साथ कॉमा लग के आता है, ये कोरिलेटिव के फॉर्म में आते हैं। लेस्ट वाला केस आपके एग्जाम में बहुत कॉमन है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। लेस्ट के साथ शुड की जगह वुड दे देगा या कुछ और दे देगा। लेस्ट जब भी आता है सेंटेंस में, लेस्ट के बाद आपको हमेशा शुड इस्तेमाल करना होता है। लेस्ट अपने साथ ये कोरिलेटिव्स लेता है, ठीक है। सच अपने साथ दैट लेता है। अनटिल अनलेस के साथ कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, ये पेयर है। तो बेसिक जो पेयर्स है जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जिस पे बनाए जाते हैं। पेयर नंबर 1, मैं नीचे से काउंट करना चालू करता हूँ, ठीक है। 2, ठीक है, 3, 4, 5। ये तो आपको रट के रखना पड़ेगा, नहीं रखोगे तो काम हो जाएगा ख़राब आपका, ठीक है। और इसके बाद 5 के बाद छठवां पेयर, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर छठवें के बाद 7वां ये पूछा जाता है। और ये दो भाई 8 और 9, ये पेयर तो आपको याद होना चाहिए। सब भूल जाओ लेकिन ये पेयर तो आपको याद होना चाहिए। ये कोरिलेटिव्स हैं, ये हमेशा पेयर्स में आते हैं और इसमें कुछ और चीज़ों का खास करके ध्यान रखना होता है। तो मैं एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ। वैसे ये वीडियो कंटेंट है तो आप इसको पॉज करके बार बार जो है वापस से रिपीट करके देख सकते हो। नाइदर अपने साथ नॉर, आइदर और, बॉथ एंड, बिटवीन एंड लेता है अपने साथ जो है। बिटवीन और एंड, ये 10वां पेयर लिख लो। ये भी आपके एग्जाम का बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। बिटवीन अपने साथ, बिटवीन को शॉर्ट फॉर्म पे B/W लिखा जाता है, ठीक है। वेदर अपने साथ और लेता है। ये जब एग्जाम में आता है तो आप पहचान नहीं पाते हो। यहाँ वहां पे आपके पास आता है जो है इसके साथ इफ के साथ और लगा के देता है, इफ के साथ और लगा के देता है, जो कि गलत होता है। वेदर के साथ और लगाया जाता है। नो सूनर के साथ देन, स्केर्सली के साथ व्हेन, हार्डली के साथ व्हेन, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगाया जाता है। लेस के साथ शुड। ये पेयर है जो एग्जाम में याद नहीं रहता है। ये पेयर है जो आपके एग्जाम में याद नहीं रहता है। ये पेयर और ये वाला पेयर आपके एग्जाम में याद नहीं रहता है। तो ये 4 पेयर ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में याद नहीं रहते। बाकी के पेयर्स आपको जुबान पे रटे हुए होंगे अगर आपने 1 साल तैयारी कर रखी होगी तो। चलते हैं। जैसे ही इज बॉथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ही इज बॉथ। अब बॉथ के साथ हमने जो पेयर बनाया है वो बनाया है एंड का। ही इज बॉथ, वो इंटेलिजेंट है और हार्ड वर्किंग दोनों है। ही इज नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट ऑल्सो लेजी। यहाँ पे देखो नॉट ओनली के साथ डिसऑनेस्ट लिखा हुआ है, बट ऑल्सो के साथ लेजी लिया हुआ है। ये 2 तरीके की क्वालिटी है, एक तो उसका डिसऑनेस्ट होना और दूसरा लेजी होना। तो डिसऑनेस्ट नॉट ओनली के साथ डिसऑनेस्ट कनेक्ट किया है, बट ऑल्सो के साथ लेजी। आपको जो बात यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये कि नॉट ओनली बट ऑल्सो पेयर में आएगा, बॉथ एंड पेयर में आता है, ठीक है। अब जो मैंने अभी आपको पेयर लिखा है तो मैं यहाँ पे बताता हुआ चलता हूँ, क्योंकि आप अभी तो सामने आपकी स्क्रीन पे लिखा, अभी तो याद हुआ नहीं होगा, तो मैं ही प्रैक्टिस कराता हूँ। देखो एक क्वेश्चन ऐसे है, दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड।
दो के साथ बट नहीं लगाया जाता बच्चा, दो के साथ यट लगाया जाता है। दो के साथ ध्यान रखना, ये भी एक पेयर है जो उसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन याद कर लो। दो के साथ जो सही पेयर है, जो करेक्ट रिलेटिव होता है, दो ही वर्कड हार्ड यट ही फेल्ड। यद्यपि उसने मेहनत किया फिर भी वो फेल हो गया, तो यहाँ पे बट नहीं लगाते, यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट दिखाने के लिए यट लगाते हैं। बट और यट दोनों का काम होता है एडवर्स इफेक्ट दिखाना, लेकिन एक्शन का अपोजिट रिजल्ट। यहाँ पे वो कठिन परिश्रम कर रहा है फिर भी वो फेल हो रहा है, और दो का मतलब यद्यपि, हिंदी में यद्यपि उसने कठिन मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया, तो एक्शन का अपोजिट रिजल्ट है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन चाहिए तो बट और यट दोनों लगा सकते हो। तो एक बात ये कही जा रही है कि जो दो है अपने साथ जो कोरिलेटिव लेता है वो यट लेता, बट नहीं लेता है। तो एक कोरिलेटिव आप याद रख लो, और दो अपने साथ यट लेता है, दो अपने साथ यट लेता है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन गलत पूछा जाएगा। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज इंडस्ट्रियस। अभी हमने बताया कि बहुत के साथ हम क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एज वेल एज दिया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे ग्रीन कर रखा है तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ प्रैक्टिस करते वक्त आप कुछ भी कर लो, एग्जाम में ये दिखाई नहीं देगा। एग्जाम में तो मतलब नॉर्मल सब ब्लैक में है तो सब ब्लैक में रहेगा, तो वहाँ पहचानना होगा ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड इज एज वेल एज इंडस्ट्रियस। आपको कभी पता नहीं चलेगा कि नहीं इस सेंटेंस में पढ़ने में कोई दिक्कत है। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड इंडस्ट्रियस, और बिटवीन के साथ एंड लगता है, लिखते हैं ना, द पार्टी इज बिटवीन 7 PM to 9 PM, और ये पढ़ने में भी सही लगता है। तो ध्यान रखिएगा, टू नहीं लगता, बिटवीन के साथ लगता है एंड। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और हर साल रिपीट होता है। द पार्टी इज बिटवीन 7 PM and 9 PM। द पार्टी इज बिटवीन 7 PM and 9 PM। मेक श्योर कि जब दो समय ड्यूरेशन रहता है और बिटवीन के साथ दिया होता है तो बिटवीन और एंड का इस्तेमाल होता है, बिटवीन के साथ टू नहीं लेते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि दो के साथ येट का इस्तेमाल करते हैं, बहुत के साथ एंड का इस्तेमाल करते हैं, और बिटवीन के साथ एंड का इस्तेमाल करते हैं। तो जो कोरिलेटिव्स हैं उनको सेम उसी स्ट्रक्चर में आपको रखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ और है, जैसे आई हैव नो अदर एम बट टू सक्सीड। नो अदर के साथ भी बच्चा बट नहीं लगाते हैं, यट लगाते हैं। आई हैव नो अदर एम येट टू सक्सीड। नथिंग इल्स बट एरोगेंस रून्ड हिम। नथिंग इल्स बट एरोगेंस रून्ड हिम, ये सेंटेंस जो है सही है। नथिंग इल्स के साथ आप बट लगा सकते हो। नथिंग इल्स बट एरोगेंस रून्ड हिम, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ही आस्क्ड मी इफ आई एम कमिंग और नॉट। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि वेदर के साथ और लगाते हैं, इफ के साथ और नहीं लगाते हैं। तो क्या लगते हैं, वेदर के साथ और लगाना पड़ेगा आपको, इस बात का खास करके ध्यान रखना है। इफ नहीं, इफ की जगह वेदर। वेदर के साथ आपको क्या लगाना होता है, वेदर के साथ आपको और लगाना होता है, इफ के साथ और नहीं लगाना होता है। ये एक कॉमन पेयर है जो एग्जाम में गलत रखा जाता है। तो कोरिलेटिव्स जो होते हैं उनको पेयर में इस्तेमाल करना होता है। कोरिलेटिव्स आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और उनके पेयर को याद रखना पड़ेगा कि दीज आर द करेक्ट पेयर्स। अगर आपको करेक्ट पेयर याद है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन सही कर लोगे, अगर करेक्ट पेयर याद नहीं है तो आप गलती कर जाओगे। लेकिन इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि करेक्ट पेयर याद रह जाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। देखो, नो सूनर के साथ हमने अभी डिस्कशन किया देन लगाते हैं, हार्डली के साथ व्हेन लगाते हैं, स्केर्सली के साथ व्हेन लगाते हैं। इसमें कुछ और चीजें हैं जो अभी डिस्कशन करेंगे, लेकिन फोकस अभी पहले इन पेयर्स पे करते हैं। जैसे नो सूनर डिड सी सी मी व्हेन ही रन अवे। जैसे ही, जितनी जल्दी उसने मुझे देखा उतनी जल्दी भाग गई, जैसे उसने मुझे देखा वो भाग गई। तो नो सूनर के साथ देखो बच्चा व्हेन की बात हो रही है, जबकि हमने बात की थी देन की। तो व्हेन क्या सही है, नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको क्या करना होगा, आपको देन लगाना होगा। एक कॉमन एरर ये दिया जाता है, इस देन की जगह ये वाला देन दे दिया जाता है। इस देन का मतलब तब होता है, ध्यान रखिएगा, THEN वाला नहीं, THAN वाला देन होता है। इस बात का खास करके ध्यान रखना है। जैसे नो सूनर हैड द थीफ सीन द पुलिस, मतलब जैसे ही थीप ने पुलिस को देखा, ही रन अवे, वो भाग गया। अब यहाँ पे THEN दिया गया है, जो भी आपको करेक्ट करना है, इसको क्या करना है, THAN करना है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में दिया जाएगा। और एक डिस्कशन है इन्वर्जन का, किसका, इन्वर्जन का। और इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इन्वर्जन वाले को। यहाँ पे नो सूनर है, नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली, इन सब के साथ इन्वर्जन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। ये देखो सब्जेक्ट है बच्चा, आखिरी में लगा डॉट, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आया, सब्जेक्ट के पहले डिड आया, यहाँ पे द थीफ के पहले हैड आया है। क्या आया है, द थीफ के पहले हैड आया है, तो ये इन्वर्जन फॉर्म में है। तो इनके साथ इन्वर्जन फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। तो थोड़ा सा और देख लो इस बात को लेके कि क्या क्या सावधानी आपको बरतनी होती है। एक तो आपको, अगर कोरिलेटिव कंजंक्शन की बात करें, जो कॉमन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि आपको करेक्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन इस्तेमाल करने आना चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि करेक्ट कोरिलेटिव जब कंजंक्शन इस्तेमाल करते हो, तो अभी आपने देखा कि डिड और हैड का इस्तेमाल था इस सेंटेंस में। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे डिड का इस्तेमाल था, यहाँ पे हैड का इस्तेमाल था। ये कैसे हैं, ये पास्ट हैं।
तो इनके साथ आपको नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली के साथ ये आपको खास करके ध्यान देना है कि इनके साथ इन्वर्जन और पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है, नो सूनर, स्केर्सली और हार्डली के साथ, ये तीन के साथ, ठीक है। और इन्वर्जन फॉर्म का खास करके ध्यान रखना है। अब जरा यहां सेंटेंस को देख लेते हैं। हार्डली आई सॉ हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार। अब हार्डली के साथ बच्चा देखो ध्यान से, नो सूनर के साथ देन और हार्डली स्केर्सली के साथ व्हेन लगता है, तो ये पेयर तो देखो बच्चा करेक्ट है। दूसरी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से रखा जाता है, हार्डली आई सॉ हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार। अब ये देखो पास्ट में क्या क्या चेक करना है, पेयर चेक करना है, पेयर करेक्ट था। टेंस चेक करना है, पास्ट में होना चाहिए, टेंस क्या है, पास्ट में है। अब यहाँ पे इन्वर्जन चेक करना है, क्या इन्वर्जन है। हम बात कर रहे हैं तीन कोरिलेटिव्स की, नो सूनर की, हार्डली की, स्केर्सली की, स्पेशली इन तीन की बात कर रहे हैं। इन तीन के केस में ये रूल फॉलो करना है, करेक्ट कोरिलेटिव्स, पास्ट टेंस और इन्वर्जन। इसमें क्या लग रहा है, करेक्ट कोरिलेटिव है, पास्ट टेंस है, लेकिन क्या इन्वर्जन है, नहीं इन्वर्जन है। तो हार्डली आई सॉ हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार, ठीक है। तो हार्डली आई सॉ हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार, जैसे मैंने उसे देखा वैसे ही रोक दिया, तो जैसे ही देखा तुरंत मैंने रोका। इसका ये मतलब है कि एक एक्शन के इमीडिएटली जो है दूसरा, एक एक्शन के साथ दूसरा एक्शन हो रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हो ना। एक एक्शन के साथ दूसरा एक्शन हो रहा है, एक एक्शन होने के बाद दूसरा एक्शन नहीं हो रहा, जैसे उसने देखा वैसे ही रोका, तो इनके बीच का जो टाइम गैप है वो बहुत कम है। तो हार्डली डिड आई सी हिम, हार्डली डिड आई सी हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार। तो आपको इसको किस पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि जैसे देखा वैसे रोका, तो इनके बीच का जो टाइम गैप है वो बहुत कम है। उसके बाद है नो सूनर सी सॉ मी व्हेन ही रन अवे। देखो नो सूनर के साथ एक तो लिखा है सी सॉ मी और व्हेन ही रन अवे, तो यहां पे एरर किस चीज की है। देखो नो सूनर के साथ कोरिलेटिव सही नहीं रखा गया है, तो सबसे पहले THAN रखोगे, THEN भी नहीं रखोगे, ठीक है। अब सी सॉ मी, जैसे उसने मुझे देखा वैसे वो भाग गई, तो पहले वो मैं देखेगी, देखने का प्रोसेस पूरा होगा, उसके बाद वो भाग जाएगी। तो नो सूनर नो सूनर के बाद इन्वर्जन लगाओगे, डिड सी मी व्हेन ही रन अवे, जैसे ही वो देखी वैसे ही वो भाग गई। व्हेन सी सॉ मी व्हेन ही रन अवे, वन की ही की जगह सी रख लो, क्योंकि यहाँ सी है तो वहां पे भी सी है, जो मुझे देखेगी वही भागेगी ना, कोई और तो भागेगा नहीं ना। नो सूनर द थीफ हैड सीन द पुलिस। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, नो सूनर द थीफ हैड, अब आपको एक तो पहले हैड इधर लगाना पड़ेगा। नो सूनर के साथ THEN लगा हुआ है, तो THEN की जगह क्या रखना पड़ेगा, THAN रखना पड़ेगा। एक तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा, दूसरा इन्वर्जन फॉर्म नहीं है तो इन्वर्जन। नो सूनर हैड द थीफ सीन द पुलिस देन ही रन अवे, नो सूनर हैड द थीफ सीन द पुलिस देन ही रन अवे, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखना कि हार्डली, नो सूनर के साथ और इसके साथ आप इन्वर्जन फॉर्म बनाते हो। यहां पे फोकस लाइन क्या है आपका, यहां पे फोकस लाइन आपका क्या है, यहाँ पे फोकस लाइन आपका है कि एक तो करेक्ट कोरिलेटिव देखना है, पास्ट टेंस देखना है और इन्वर्जन फॉर्म देखना है, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस में आपको टेंस पे की पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया जाए, परफेक्ट इस्तेमाल किया जाए, उससे ज्यादा आपको जो फोकस करना है यहाँ पे वो फोकस करना है बच्चा कि पास्ट टेंस होना चाहिए, इन्वर्जन फॉर्म होना चाहिए, करेक्ट कोरिलेटिव्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि हार्डली आई सॉ हिम की जगह हार्डली डिड आई सी हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार। इसका ये मतलब है कि उनके बीच में टाइम गैप बहुत कम है। पहले मैंने उसको देखा, फिर मैंने जो है अपनी कार रोकी। अगर आपको एक एक्शन कंप्लीट होने के बाद दूसरा एक्शन कंप्लीट दिखाना है, दूसरा होते हुए दिखाना है, तो जो पहले कंप्लीट हुआ है तो आपको पता है पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और दूसरा जो रखना होता है वो आप सिंपल पास्ट में रखते हो। तो ये टेंस में स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, और यहाँ पे जो फोकस लाइन है वो फोकस लाइन आपका सिर्फ और सिर्फ ये है करेक्ट कोरिलेटिव्स, पास्ट टेंस इस्तेमाल करना और इन्वर्जन। तीन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो हमें यहाँ पे देखना है। तो इस वाले में क्या था, करेक्ट कोरिलेटिव्स था लेकिन इन्वर्जन फॉर्म नहीं था। इसमें क्या था, करेक्ट कोरिलेटिव्स भी नहीं था, इन्वर्जन भी नहीं था। लास्ट वाले में करेक्ट कोरिलेटिव्स और इन्वर्जन दोनों नहीं था, तो आपको इसको करेक्ट करना होता है, ठीक है। और एक चीज तो ये है कि मान लो जैसे मैंने यहाँ पे डिड के साथ बनाया और यहाँ पे जो है सेंटेंस जो है हेड के साथ बना हुआ है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस रखा गया है अगर इसको परफेक्ट में बनाना होता तो पहले से वो इसके बाद हेड लगा के देता। अगर उसने इंडेफिनिट दे रखा है तो आपको जब इन्वर्जन फॉर्म भी बनाना है तो इंडेफिनिट के साथ ही बनाना है। तो ये भी एक कॉमन सेंस है जो प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाते हो, वरना कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करें, इंडेफिनिट और परफेक्ट का इस्तेमाल करें, ठीक है। एक ही एक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके भी हो सकते हैं, तो उस पार्ट पे यहाँ पे फोकस नहीं करना बच्चा, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग, रूल नंबर 3 पे चलेंगे। एक और चीज आपको खास करके ध्यान देखना है कि इफ और व्हेन और सिंस, एज और बिकॉज, ध्यान देना है। इफ और व्हेन, सिंस, एज और बिकॉज, जैसे हम कोरिलेटिव्स पढ़ते रहते हैं
एक और कोरिलेटिव आपके एग्जाम में वो फॉर्म करके देता है। एक तो गलत कोरिलेटिव फॉर्म करके देता है, एक अननेसेसरी कोरिलेटिव फॉर्म करके देता है। जैसे इफ और व्हेन के साथ आपको एग्जाम में THEN लगा के देगा। जैसे व्हेन आई कम देन आई विल मीट यू, मैं जब आऊंगा तब तुमसे मिलूंगा। हिंदी में बात करने में सही लगा, अरे मैं जब आऊंगा तब तुमसे मिल लूंगा, ऐसे ही बोलते हैं ना हिंदी में। अंग्रेजी में अगर हम इसको बोलेंगे व्हेन आई कम देन आई विल मीट यू, तो ध्यान रखिएगा ये गलत होता है। इफ और व्हेन के साथ कॉमा लगाते हैं, देन नहीं लगाते हैं। ये कोरिलेटिव जब भी आपका एग्जाम में बने समझ जाना सेंटेंस गलत लगा हुआ है। व्हेन आई कम देन आई विल मीट यू नहीं, व्हेन आई कम कॉमा लगाते आई विल मीट यू। व्हेन आई कम जब मैं आऊंगा मैं तुमसे मिलूंगा, जब मैं आऊंगा मैं तुमसे मिलूंगा। तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से काटना है। व्हेन आई कम कॉमा लगाए आई विल मीट यू, सेंटेंस करेक्ट होता है। ठीक है। सिंस एज बिकॉज के साथ इसी तरीके से एक और पेयर बनाया जाता है, सो और देयरफॉर लगा के। ठीक है, सो और देयरफॉर। सिंस आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम, क्योंकि मैं बीमार था। यहाँ कार्ड बता रहा है ना, क्योंकि मैं बीमार था इस वजह से मैं नहीं आया। अब यहाँ पे आपको सो या देयरफॉर का इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे सिंस आए, चाहे एज आए, चाहे बिकॉज आए। आपको ये पता है कि सो एज का इस्तेमाल करते हैं, एज का इस्तेमाल करते हैं, पर एज के साथ सो का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे एज पेयर है, एज के साथ सो और एज के साथ देयरफॉर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बिकॉज के साथ सो और बिकॉज के साथ देयरफॉर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इफ और व्हेन के साथ देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ इफ और व्हेन ही रखने देते हैं। सिंस एज और बिकॉज के साथ सो और देयरफॉर का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहां से आपको सो रिमूव करना है, यहां से आपको देन रिमूव करना है। तो ये छोटा सा रूल है जो आपको याद रखना है और ये की पॉइंट आपको याद रखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। इफ और व्हेन के साथ THEN का इस्तेमाल, देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और सिंस एज और बिकॉज के साथ सो और देयरफॉर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एग्जाम में इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं कि ये कोरिलेटिव बना के आपके एग्जाम में दे देगा। ध्यान रखिएगा कि इनके बाद सेंटेंस हम कॉमा के साथ इस्तेमाल करते हैं, इनके बाद हम कॉमा के साथ इस्तेमाल करते हैं, देन और सो और देयरफॉर नहीं लगाते हैं। ये एग्जाम में कई बार इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। सो मेक श्योर कि आपको ये बात पता होना चाहिए। रूल नंबर 4 हम थोड़ा फोकस करेंगे अनलेस पे। देखो जो अनलेस होता है बच्चा, ये आपका कंडीशन बताता है, कंडीशन बताता है। और अनटिल और टिल जो होता है ये होता है टाइम बताता है। ये क्या होता है? ये अनटिल और टिल जो है टाइम बताता है। तो अनटिल का बेसिकली जो गोल होता है वो होता है टाइम ओरिएंटेड होता है, और अनलेस का होता है एक्शन ओरिएंटेड होता है। जैसे एक एक्शन होने के बाद दूसरा अगर कोई बात होना है, दूसरा एक्शन होना है, तो एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अनलेस का इस्तेमाल करते हैं। और किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद दूसरा एक्शन होना है तो हम अनटिल का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अनटिल द लाइट टर्न्स रेड नो वन विल स्टॉप। जब तक लाइट नहीं जलेगी, तो एक कोई समय ड्यूरेशन है जब तक लाइट नहीं जलेगी। मान लो लाइट जलाने का एक पर्टिकुलर टाइम होगा, लाइट जलाने की हम समय की बात कर रहे हैं। तो ये जो एक्शन है ना, ये टाइम ओरिएंटेड है कि जब तक बल्ब नहीं जलेगा उस पर्टिकुलर समय तक जो है कोई रुकेगा नहीं। अब यहां पे ध्यान से देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड, ये आपका एक्शन है। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे यू वुड नॉट सक्सीड। तो अनलेस क्या होता है बच्चा? अनलेस एक्शन ओरिएंटेड होता है, अनटिल टाइम ओरिएंटेड होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बोलूं, थोड़ा सेंटेंस करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, चलो टिल के विषय में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। टिल भी आपका टाइम बताता है, और आपको खासकर टिल के केस में एक बात ध्यान रखना होता है कि ये सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं आता, ये हमेशा सेंटेंस के बीच में स्टार्ट होता है। ये भी टाइम बताता है। जैसे टिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट प्रोसेस। तो ध्यान रखना है कि कभी भी आपको टिल के साथ जो है आपको क्या करना है वो नहीं है। अगर आपको स्टार्ट में लगाना तो आप अनटिल का इस्तेमाल करते हो। अनटिल के स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा, अनटिल के स्पेलिंग में TIL आता है। अनटिल के स्पेलिंग में TIL आता है, ये भी बहुत कंफ्यूजन रहता है। और टिल के स्पेलिंग में TILL आता है, ये भी कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रखिएगा कि अनटिल के स्पेलिंग में UNTIL होता है और टिल के स्पेलिंग में TILL होता है। इसका स्टार्टिंग में इस्तेमाल नहीं करते हैं। द ट्रेन गेट द सिग्नल इट वुड नॉट स्टॉप। तो अनटिल जब अगर स्टार्टिंग में इस्तेमाल हो तो आपको हमेशा अनटिल इस्तेमाल करना होता है। और अनलेस और अनटिल जो है अपने साथ नॉट नहीं लेता है। और अनलेस और अनटिल जो हो बच्चा है ये कंडीशन बताता है। तो एक चैप्टर आएगा कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस तो जिस क्लॉज में जुड़े होते हैं, ये अभी के लिए याद रख लो, कंडीशनल चैप्टर में फिर से दोबारा पढ़ाऊंगा मैं। अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव कैलकुलेट किए जाते हैं। इनके साथ जिस पार्ट में अनटिल और अनलेस होते हैं उस पार्ट में नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अनटिल अनलेस वाले पार्ट में विल का, सेल का, वुड का, इनका भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये कंडीशन बताते हैं। कंडीशनल चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा कि जब दो एक्शन फ्यूचर में रखे जाते हैं तो एक सिंपल प्रेजेंट में रखा जाता है, एक सिंपल फ्यूचर में रखा जाता है। ठीक है। और एक V2 में रखा जाता है, एक वुड में रखा जाता है, इसको बोलते हैं सिंपल पास्ट। एक हैड प्लस V3 में रखा जाता है और एक वुड हैव में रखा जाता है, वुड प्लस हैव में रखा जाता है।
और एक वो होता है जब आप वर का इस्तेमाल करते हो और वुड का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो ये जो होता है, ये वाला जो होता है, इसको बोलते हैं कंडीशनल क्लॉज या मेन क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। इसमें कंडीशंस लगी होती है, तो अगर अनटिल अनलेस वाले पार्ट में अगर कंडीशंस लगी हुई होती है तो इसमें हम विल, शैल और वुड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, दूसरे वाले पार्ट में इस्तेमाल करते हैं। ये अलग चैप्टर में डिस्कशन चलेगा, मतलब आगे चलेंगे हम उस वाले चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं अनटिल और अनलेस। तो मैं एक बार समराइज करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स अनटिल और अनलेस को लेके। अनटिल बच्चा कैसा है? अनटिल जो है ये टाइम ओरिएंटेड है, टाइम बताता है। टिल भी टाइम ओरिएंटेड है, टिल भी टाइम ओरिएंटेड है। बस सावधानी ये बरतनी है, टिल को बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में इस्तेमाल नहीं करते, टिल को मिड में इस्तेमाल कर सकते हो। जो अनलेस है बच्चा, ये एक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है। ये दोनों निगेटिव होते हैं, टिल निगेटिव नहीं है, ये दोनों निगेटिव हैं, ये दोनों निगेटिव हैं। अगर ये निगेटिव हैं बच्चा, तो जिस पार्ट में अनटिल और अनलेस आता है उसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये कंडीशन बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनके साथ विल, वुड और शैल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये हम लोग कंडीशनल चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अगर हमने अनटिल यहाँ पे रख लिया, अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल, तो नॉट आपने यहाँ पे रखा है, ओके है, लेकिन नॉट इस पार्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटी सी कंडीशन है जो आपको याद रखना है। चलो, जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा आगे है और करेक्ट करते हैं इसको। अनटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट रन। इस सेंटेंस में ध्यान से देखिएगा, हम आपको क्या काम करते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। अनटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल। अब जैसे क्या है कि जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल जाता, तो मान लो ट्रेन को सिग्नल कब मिलता है, मान लो 10:40 पे उसका डिपार्चर टाइम है, तो 10:40 पे ये इस समय पे झंडा दिखेगा तभी वो आगे मिलेगी। तो ये एक्शन कैसा है? टाइम ओरिएंटेड है। कई बार हमको एक्शन ओरिएंटेड और टाइम ओरिएंटेड में कंफ्यूजन होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी सिग्नल का काम होता है, सिग्नल एक टाइम पे ही मिलता है। तो ये टाइम ओरिएंटेड है, सो अनटिल लगा हुआ है, अपने आप में सही है। अनटिल के केस में बच्चा दो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको खास करके ध्यान रखना है। इसके साथ नॉट उसी पार्ट में नहीं लगा होना चाहिए जिस पार्ट में अनटिल लगा होता है। दूसरा, इसके साथ विल और शैल नहीं लगा होना चाहिए। क्या नहीं लगा होना चाहिए? विल और शैल नहीं लगा होना चाहिए। इसमें देखो, एक तो विल लगा हुआ है और दूसरा नॉट भी लगा हुआ है, तो ये दोनों पार्ट गलत है। अनटिल द ट्रेन गेट द सिग्नल इट विल नॉट रन। यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ पे गेट्स होगा, अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट स्टॉप। अब इसके लिए ये क्यों मैंने आपको क्या किया है, आपको सिंपल प्रेजेंट में किया है, इसके पीछे का रीजन ये है कि जब दो एक्शन फ्यूचर में होता है, ये आपको कंडीशनल चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, तो जिस पार्ट में कंडीशन लगी हुई होती है, जैसे इस पार्ट में कंडीशन लगा हुआ होता है, ठीक है, तो जिस पार्ट में कंडीशन लगा हुआ होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। जिसमें कंडीशन नहीं लगा होता है, जो बाद वाला होता है, जो डिपेंडेंट होता है, उसको हम सिंपल फ्यूचर में रखते हैं। इसमें हम हमेशा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट रखते हैं, इसी वजह से इस सेंटेंस के इस वाले पार्ट को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया। तो अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट रन। ट्रेन क्या है? आपका सिंगुलर है, और इसी वजह से हमको वर्ब की एस फॉर्म लेनी पड़ी, गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट रन। उसके बाद है अनलेस द गवर्नमेंट विल नॉट टेक एक्शन करप्शन विल नॉट स्टॉप। इसमें ध्यान से देखिए कि गवर्नमेंट विल नॉट टेक द एक्शन। अब गवर्नमेंट कब एक्शन लेगी कब नहीं, ये तो एक्शन ही है, इसमें कोई टाइम तो फिक्स नहीं कि गवर्नमेंट कब एक्शन लेगी कि नहीं। तो अनलेस लगा है, सही है, लेकिन ध्यान से देखिएगा कि अनलेस में विल और नॉट दोनों का इस्तेमाल हुआ है। तो बात ये हो रही है, ना नॉट इस्तेमाल होगा ना विल इस्तेमाल होगा। गवर्नमेंट आपका क्या है? गवर्नमेंट आपका सिंगुलर है, तो टेक की जगह क्या होगा? टेक्स। अनलेस द गवर्नमेंट टेक्स द एक्शन करप्शन विल नॉट स्टॉप। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो कंडीशनल चैप्टर का है कि कैसे हम इसको इंडेफिनिट और कैसे हम इसको फ्यूचर में रख रहे हैं, अलग से कंडीशनल चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अनटिल और अनलेस का जो मेन एग्जांपल था वो यही है। दोनों सेंटेंस अपने आप में साफ साफ ये बता रहे हैं कि तीन चीजें हैं जो हमको इस केस में देखना होगा। एक तो ये देखना होगा कि एक्शन जो है टाइम ओरिएंटेड है या एक्शन ओरिएंटेड है, कोई भी चीज टाइम ओरिएंटेड या एक्शन ओरिएंटेड है। और दूसरा चीज है कि अनटिल अनलेस के साथ कहीं नॉट तो नहीं लगा है, विल शैल वुड तो नहीं लगा है। इसमें विल और नॉट दोनों लगा था, इसमें भी विल और नॉट दोनों लगा था, तो हम अनटिल के साथ विल नॉट हटा लेते हैं, अनलेस के साथ भी विल नॉट हटा लेते हैं और सेंटेंस को करेक्ट करते हैं। ये की पॉइंट्स आपको एग्जाम में ध्यान रखना होगा अनटिल अनलेस वाले केसेस में, ठीक है। अब यार ये रूल नंबर 5 जो मैंने लिख रखा है बहुत छोटा सा है। डाउट और डाउटफुल को लेके कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे डाउट और डाउटफुल के केस में इफ़ और वेदर इस्तेमाल किया जाता है और दैट इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें इफ़ और वेदर को लेके,
इफ़ और वेदर बच्चा कब इस्तेमाल किया जाता है, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। और डाउट और डाउटफुल की बात करें तो इसके साथ जो है दैट इस्तेमाल किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। ये आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है। कुछ एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। जैसे ही डाउट्स, हमने क्या, डाउट और डाउटफुल दोनों की बात हो रही है। ही डाउट्स दैट, डाउट के बाद हमने दैट लगाया है, शी विल हेल्प मी। दैट हम तब लगाते हैं जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो, मतलब निगेटिव ना हो और इंटरोगेटिव ना हो। तो ही डाउट्स दैट शी विल हेल्प मी, तो ही डाउट्स दैट की जगह आप इफ या वेदर नहीं लगाओगे, दैट ही लगाओगे क्योंकि अफर्मेटिव है। उसके बाद है आई हैव नो डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं है। इफ वेदर ही विल चीट मी, कि वो मुझे चीट करेगा। तो यहां पे देखो नो क्या है, ये निगेटिव है, इसी वजह से इसके साथ इफ और वेदर लगाए हैं। आई एम डाउटफुल, फिर मैंने बात किया कि यहां पे मैं डाउटफुल हूं और ये पॉजिटिव है। दैट माई पेरेंट्स विल अलाउ मी टू गो पार्टी, दैट का इस्तेमाल किया क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव में है, निगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है। ही इज नॉट डाउटफुल, वो डाउटफुल नहीं है। इफ वेदर आई विल फिनिश हिज वर्क इन टाइम, डाउटफुल के साथ इफ वेदर लगा है क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। तो ये आपको सेंटेंस के अंदर थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। वैसे इस पे बेस्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट था जो आप याद रख सकते हो कि डाउट और डाउटफुल के केस में इफ और वेदर का इस्तेमाल करते हो जब सेंटेंस निगेटिव या फिर इंटरगेटिव हो। अगर अफर्मेटिव है तो डाउट और डाउटफुल के साथ दैट का इस्तेमाल करते हो। बच्चा थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज आता है, द सेम अपने साथ दैट लेता है, द सेम अपने साथ एज लेता है। इसको पहचानने के लिए बहुत छोटा सा जो है ट्रिक होता है, बस आपको खास करके ध्यान देना है कि द सेम के साथ एज इस्तेमाल करते हो जब वर्ब अब्सेंट हो और दैट का इस्तेमाल करते हो जब वर्ब प्रेजेंट हो दैट के बाद। द सेम के बाद जैसे किसी सेंटेंस में द सेम आए, अगर दैट के बाद वर्ब प्रेजेंट हो तब दैट लगाते हो, अगर वर्ब अब्सेंट हो तो एज है। अब एग्जांपल देखो, दिस इज द सेम बुक, ये वही बुक है। दैट आई वॉन्टेड, दैट आई वॉन्टेड लगा है, ये क्या है, ये आपका वर्ब है, ये है वर्ब। वर्ब क्या है, प्रेजेंट है। ही इज द सेम गाय दैट मेट स्टरडे, ही इज द सेम गाय दैट मेट स्टरडे। अब मेट क्या है यहाँ पे ध्यान से देखना, ये है आपका वर्ब, ये क्या है, ये है आपका वर्ब, मेन वर्ब है, ठीक है। दिस इज द सेम बुक एज माइन, अब यहाँ पे क्या है, ये आपने प्रोनाउन ले रखा है, क्या लिखा है, पॉजेसिव प्रोनाउन ले रखा है, लेकिन यहाँ पे कोई वर्ब है नहीं। तो बात ये कहा जा रहा है कि अगर वर्ब प्रेजेंट हो बच्चा तो द सेम के साथ दैट लेते हैं, अगर वर्ब अब्सेंट हो तो द सेम के साथ क्या लेते हैं, द सेम के साथ हम एज लेते हैं। तो ये दोनों कोरिलेटिव कैसे इस्तेमाल होते हैं एग्जाम में, ये कोरिलेटिव ऐसे एग्जाम करते हैं कि दैट के बाद आपको इमीडिएटली देखना है कि दैट लगाना सही है द सेम के साथ जब आपके पास वर्ब प्रेजेंट है, वर्ब प्रेजेंट है और यहाँ पे वर्ब अब्सेंट है, इस वजह से एज लगाया हुआ है। अगर मैं बोलूँ दिस इज द सेम बुक दैट माइन, कैसे सही लगेगा, दैट यहां लगा, दैट आई वॉन्टेड, दैट मेट स्टरडे, दैट के बाद तुरंत वर्ब आना चाहिए। अगर वर्ब नहीं आया हुआ है इट मीन्स क्या है, इट मीन्स ये है कि हमने दैट गलत लगा रखा है। तो द सेम के साथ हम लगाएंगे दैट जब वर्ब प्रेजेंट होगा और हम लगाएंगे एज जब वर्ब अब्सेंट होगा। तो छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटे छोटे से रूल है, 21 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे। इसके बाद रूल नंबर 7, और रूल नंबर 7 में बात करें सो एज और एज एज, यहाँ पे ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया गया है, ये इधर का है, ये इधर का है। ये आपने एग्जेक्टिव के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि एज एज का इस्तेमाल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में करते हो, सो एज का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में करते हो, पॉजिटिव में नहीं करते हो। और इन दोनों के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एग्जेक्टिव रखना होता है। ही इज एज इंटेलिजेंट एज राम, ही इज नॉट इंटेलिजेंट एज राहुल, ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज रोशन, ही रन एज फास्ट एज ही कुड। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एज लिखा हुआ है क्योंकि निगेटिव नहीं है। ही इज नॉट इंटेलिजेंट एज राहुल, ठीक है, ही इज नॉट इंटेलिजेंट एज राहुल, वो राहुल की तरह इंटेलिजेंट है। ही इज एज इंटेलिजेंट एज राम, वो राम की तरह इंटेलिजेंट है। ये निगेटिव है तभी भी आपने एज लगा रखा है। ही इज नॉट, यहाँ पे एज मिसिंग है, ही इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज राहुल, ठीक है, ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज राहुल। तो यहाँ पे एक चीज मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था, ये देख लो, ये क्या है, ये निगेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, दोनों में एज का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर निगेटिव सेंटेंस है तो आप सो एज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आप सो एज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ही इज सो इंटेलिजेंट एज राम, ये गलत हो जाता है। तो आप एज का इस्तेमाल पॉजिटिव निगेटिव सेंटेंस में कर सकते हो, लेकिन सो एज का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं कर सकते हो। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना होगा, एग्जाम पे इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन बनते हैं बच्चा। इस चीज की सावधानी आपको बरतनी होगी। एग्जेक्टिव के चैप्टर में ये चीज पढ़ाया गया था, तो ये थोड़ा सा रिविजन है। कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस को यार थोड़ा सा इसका बेसिक फॉर्मूला याद रख लो, यहाँ पे मैंने ले लिया है ताकि आप थोड़ा सा याद रख लो कि दो एक्शन एक्चुअली बच्चा अगर होता है फ्यूचर में, तो एक को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, दूसरे को प्रेजेंट फ्यूचर में रखते हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पास्ट की, तो एक को सिंपल पास्ट में रखते हैं, उसमें हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट V2, और दूसरा जो है वुड में
इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि इसका पास्ट बनाते हो और इसका विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, तो इसका पास्ट आप बनाते हो। अगर एक्शन परफेक्शन में आ गया तो हैड के साथ बनाते हो, इसका परफेक्ट बना देते हो पास्ट में और इसका भी परफेक्ट बना देते हो पास्ट में, वुड हैव बना देते हो। एक इमेजिनरी सेंटेंस आता है वर, और जो है वर आता है उसके साथ हम वुड इस्तेमाल करते हैं। इसकी डिटेल के लिए हम लोग जो पढ़ेंगे वो कंडीशनल चैप्टर में पढ़ के इसकी पूरी की पूरी डिटेल पढ़ेंगे, वहां पे खास करके ध्यान देंगे। यहाँ पे अभी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला आप याद रख सकते हो चाहो तो, ठीक है। एक फॉर्मूले से दूसरा, दूसरे से तीसरा याद रख सकते हो। और 8 बेसिकली जो है आइदर और नाइदर को लेके है, और आइदर नाइदर शब्द आप प्रोनाउन के चैप्टर में ऑलरेडी सुन चुके हो, कंसेप्ट लगभग सेम ही है। सो एक बार प्रोनाउन चैप्टर का भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। सो जो नाइदर शब्द है ये अपने साथ कोरिलेटिव नॉर लेता है, और आइदर जो शब्द है अपने साथ कोरिलेटिव और लेता है, ठीक है। ये 2 यूनिट के लिए इस्तेमाल होते हैं जब हम बात ये कहने की कोशिश करते हैं या तो यूनिट 1 या तो यूनिट 2। मैं यूनिट 1 यूनिट 2 क्यों बोल रहा हूँ अभी समझ में आएगा, ठीक है। यूनिट 1 का मतलब ये है कि ये सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है, ये भी सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम एज ए यूनिट ले रहे हो तो हम लिखते हैं आइदर या फिर नाइदर, नाइदर यूनिट 1 नॉर यूनिट 2 या फिर और यूनिट 2। ध्यान रखना होता है, मैं 2 यूनिट में जब हमें डिस्कशन करना हो तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन हम लगाते हैं, ना तो के सेंस में, ना तो ये ना तो वो, या तो ये या तो वो। तो 2 यूनिट अलग अलग होना होता है, और उसमें अगर चुनाव करना होता है कि नहीं हम यूनिट 1 चुनेंगे या फिर यूनिट 2 चुनेंगे, या फिर यूनिट 1 भी नहीं चुनेंगे और यूनिट 2 भी नहीं चुनेंगे, तो हम नाइदर नॉर कोरिलेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नाइदर राम नॉर उज्ज्वल हैज़ कम, ना तो राम ना तो उज्ज्वल हाय। अब ये यूनिट 1 हो गया, ये यूनिट 2 हो गया, दोनों सिंगुलर है। क्या है, दोनों सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है। यहाँ पे लिखा हुआ है हैज़ राम और हिज फ्रेंड्स कम। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और कंसेप्ट बता देता हूँ, कंफ्यूज हो गए। जब आइदर और या नाइदर नॉर को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हो तो आपको आइदर या फिर नाइदर लेने की जरूरत नहीं होती है, आप खाली हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगा के काम चला लेते हो। जैसे यहाँ पे हम इसको लिखें आइदर, आइदर राम, ये राम कैपिटल में कर लेना, ठीक है। आइदर राम और हिज फ्रेंड और हिज फ्रेंड्स और हिज फ्रेंड्स, ठीक है। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में एक चीज और आपको बताया जाएगा कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट में, आइदर और नाइदर नॉर के केस में जो है अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इस तरीके से लिखा जाता है कि आप आइदर हटा दो और ये हेल्पिंग वर्ब जब यहाँ पे ले आओगे, जब स्टार्टिंग में ले आओगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हैज़ राम। अब ये हैज़ क्यों हो जाएगा, पहले हैव लगाया था, अब हैज़ क्यों, क्योंकि इसके नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है वो राम है। क्या है, इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट जो है वो राम है, तो अब राम के हिसाब से आएगा। अभी हिज फ्रेंड्स के हिसाब से आया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, अभी ये चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। हैज़ राम और हिज फ्रेंड्स कम, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे हम चुनाव कर रहे हैं, या तो राम या तो उसके दोस्त, और ये यूनिट सिंगुलर है बच्चा और ये यूनिट प्लूरल है। तो आपको ये देखना होता है कि जब 2 यूनिट का चुनाव कर रहे होते हैं, या तो ये या तो वो, तो हम आइदर और नाइदर नॉर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम में एक तो करेक्ट कोरिलेटिव जानने की कोशिश करता है, दूसरा इससे जो है आपका एग्जाम में जो आता है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन आता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में दोबारा से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा डिस्कशन और डिटेल में होता है, हेल्पिंग वर्ब कैसे मूव करती है। और इसमें एक और चीज़ आता है, अभी आप पढ़ोगे, एक और चीज़ होती है आइदर, ठीक है, आइदर ऑफ। और आपको पता है जैसे हम ऑफ देखते हैं उसके बाद जो भी डालते हैं इसको प्लूरल में रखते हैं, ठीक है। और इसी जगह लिखते हैं नाइदर ऑफ, और यहाँ पे जो भी डालते हैं वो क्या होता है, आपका प्लूरल होता है। ऑफ के बाद जो चीज़ें होती है प्लूरल होता है। प्लूरल देखो यार 1 से ज़्यादा है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमेशा प्लूरल होता है। आपको एक सावधानी बरतनी होती है कि आइदर और नाइदर लगाओ, इसके बाद ऑफ लगाओ, और यहाँ पे जब भी प्लूरल का डिस्कशन हो तो ध्यान रखिएगा ये प्लूरल के डिस्कशन में सिर्फ 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया तो बच्चा आइदर को रिप्लेस करते हैं 1 से और नाइदर को रिप्लेस करते हैं नन से। तो 2 के लिए आइदर का और नाइदर का इस्तेमाल करते हैं, 2 से ज़्यादा के लिए आइदर की जगह 1 और नाइदर की जगह नन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी चीज़ को थोड़ा संक्षिप्त रूप से देखिए कि नाइदर ऑफ 2 के लिए इस्तेमाल करते हैं जब
दोनों में से कोई नहीं का सेंस देना हो, और अगर दो से ज़्यादा हो तो नन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, आइदर ऑफ का इस्तेमाल करते हैं दो के लिए, और अगर दो से ज़्यादा की बात हो तो वन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। अगर एग्जाम में ये लिख के आ जाए आइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, तो सेंटेंस क्या सही होगा? नहीं। एग्जाम में क्या होता है, ऐसे लिख के आता है आइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज डन दिस मिसचीफ। आपकी क्लास में से किसी एक स्टूडेंट ने जो है क्या काम किया है, ये शरारत की है। तो आइदर तो दो के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। अब क्लास में कितने स्टूडेंट होते हैं? 2 स्टूडेंट होते हैं? नहीं, 2 से ज्यादा। अब आप ये मत बोलिए सर, एज्यूम कर लीजिए क्लास में 2 स्टूडेंट है तो सेंटेंस करेक्ट हो गया। याद देखो, ये स्पेशल केस हो गया जब आप स्पेशली डिसाइड कर रहे हो, लेकिन इन जनरल क्लास में 2 बच्चे होते नहीं, 2 से ज्यादा होते हैं, तो आपको आइदर इस्तेमाल नहीं करना होगा, यहाँ पे वन ऑफ द स्टूडेंट इस्तेमाल करना होगा। जब यहाँ पे आप ये लिखोगे आइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैड डन दिस मिस्टेक, स्पेशली अगर आप 2 यहाँ पे मेंशन करोगे देन आइदर सही होता है। अगर मेंशन नहीं है तो क्लास में इन जनरल स्टूडेंट की संख्या 2 से ज्यादा होती, 20 होती, 30 होती, 40 होती है, ज्यादा होती है, 2 नहीं होती है। 2 स्टूडेंट की कोई क्लास कंसिडर नहीं की जाती है, ठीक है। और इन जनरल नहीं कंसिडर किया जाता है। स्पेशली अगर ये बोलो मेरे क्लास में सिर्फ 2 ही बच्चे हैं तो आप स्पेशली यहाँ मेंशन कर दो आइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैज डन दिस मिसचीफ। कुल मिला के आइदर और नाइदर का इस्तेमाल 2 के लिए किया जाता है। अगर 2 से ज्यादा कहीं हो, सेंस मिल रहा हो, तो आप नन और वन का इस्तेमाल करते हो। अब इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जहां पे आपको देखना पड़ेगा कि कई ऐसी जगह है जहां पे हिडन मीनिंग होती है, जहां पे आपको पहचानना होता है कि ये जो प्लूरल फॉर्म है ये प्लूरल फॉर्म में 2 है या 2 से ज़्यादा है। और एग्जामिनेशन में इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं और अक्सर करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आपको एक असाइनमेंट शीट दी जा रही है, उस असाइनमेंट शीट में इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे, उनको ढूंढना होगा, उनको प्रैक्टिस करना होगा, फिर डिस्कशन में आएगा तो फिर आदत सी पड़ जाएगी, आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा, आप सारा का सारा पहचान जाओगे, ठीक है। अब इसमें एक रूल है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, वो भी मैं यहीं रिवाइज कर देता हूं। देखो, आइदर हो, ठीक है, नाइदर हो, इसके बाद ऑफ आए या फिर आए वन या फिर आए नन, ठीक है, ये होता है 2 के लिए, ये होता है ग्रेटर देन 2 के लिए, ठीक है। इसके बाद वो ऑफ आए वन, तो एक सावधानी आपको यहाँ देखनी है कि ये हमेशा प्लूरल होगा। इस प्लूरल में आपको 2 पहचानना होगा, इस प्लूरल में आपको ग्रेटर देन 2 पहचानना होगा। लेकिन बात यहाँ कहानी खत्म नहीं हो जाती, यहाँ पे आता है वर्ब, यहाँ पे आता है वर्ब। वर्ब को आपको खास देखना होता है कि वर्ब कैसा है। वर्ब हमेशा कैसा आता है बच्चा? सिंगुलर आता है। वर्ब कैसा आता है? वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है, क्योंकि आइदर को, नाइदर को, वन को, नन को सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, किसी एक की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब आता है वो आता है क्या? वो सिंगुलर होता है। आगे जो प्रोनाउन वगैरह आता है वो भी आइदर, नाइदर, वन और नन के हिसाब से आता है, वो भी सिंगुलर रहता है। कैसा रहता है? वो भी सिंगुलर रहता है। मेक श्योर इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा आइदर और नाइदर नॉर के साथ। आइदर और नाइदर नॉर के केस में एक बात समझिएगा, नाइदर नॉर के केस में एक बात समझिएगा, जो वर्ब आता है वो इस वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट जो होती है, नियरेस्ट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है बच्चा तो ये सिंगुलर होता है, अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो ये जो होता है वो प्लूरल होता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन इस वाले पार्ट पे होगा, और इस पे भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के उस पर डिटेल डिस्कशन होगा। तो ये थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी आइदर, नाइदर, वन, नन, आइदर और नाइदर नॉर के साथ, ठीक है। इसके बाद एक और छोटा सा रूल है, और ये रूल है सो दैट और टू टू को लेके। सो दैट का इस्तेमाल जहां पे किया जाता है वहां पे टू टू का इस्तेमाल करके भी सेंटेंस बनाया जाता है, और एग्जाम में इससे 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखो, सो दैट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको एक एक्शन बताना हो और सिंपली उसका रिजल्ट बताना हो कि इस एक्शन की वजह से ऐसा रिजल्ट है, इस एक्शन की वजह से ऐसा रिजल्ट है, तब आप सो दैट का इस्तेमाल करते हो। अगर आपको ये बताना हो कि कोई एक्शन है और उसका निगेटिव थॉट है, मतलब कोई आप बात कह रहे हो लेकिन उसमें निगेटिव मीनिंग छुपी हुई हो, क्या? निगेटिव मीनिंग छुपी हुई हो, निगेटिव मीनिंग छुपी हुई हो, तब आप क्या इस्तेमाल करते हो? टू टू का। अगर मोर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो होता क्या है कि बच्चा, ये होता है डायरेक्ट वे किसी बात को कन्वे करने का, ये होता है इनडायरेक्ट बात कन्वे करने का तरीका। जैसे हमारे घर में लेडीज लोग होती क्या है, जैसे हम जेंट्स लोग होते हैं, वो क्या काम करते हैं? वो सीधे से आपको बोलते हैं कोई बात। अगर मुझे किसी से नाराजगी होगी, किसी से कोई बात होगी, मान लो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया, अपनी वाइफ के घर गया, तो उनके घर वालों ने मुझे कुछ बोल दिया, मैं अपनी वाइफ से आके बोलूंगा कि तुम्हारे पापा ने ये बात बोला और ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं क्या काम करूंगा? मैं डायरेक्टली बोलूंगा, भैया ये मेरे को सही नहीं लगा। तो मुझे तुम समझ लो कि मैं ये वाला मेथड हूं सो दैट का,
क्या, सो दैट का। मैं डायरेक्ट अपनी बात को रिप्रेजेंट करता हूँ, ये एक्शन, इसका ये रिजल्ट आया, भैया उन्होंने बात बोला, हमको बुरा लगा, ठीक है, तो उन्होंने मम्मी को जाके समझा देना भैया ऐसा मत बोले। लेकिन ये वो तरीका है जो लेडीज इस्तेमाल करती हैं। वो आके, मान लो मेरे मम्मी पापा ने कुछ बात बोल दिया, ठीक है, वाइफ को बुरा लग गया, अब वाइफ आके मेरे को डायरेक्टली कुछ नहीं बोलेगी, वो आएगी, अजी कुछ बात करनी है, कुछ बात बोलेगी, मैं देखो कुछ कहना नहीं चाहती तुम्हारे मम्मी पापा के विषय में, पर एक बात बताऊं, ये बात हुई थी, पर मम्मी पापा को कुछ बोलना मत। अबे अगर कुछ नहीं बोलना तो चुपचाप पी जाओ भैया। तो ये क्या है, ये घर में लेडीज लोग होती हैं जिनके मैसेज कन्वे करने का तरीका टू से होता है। मतलब ये डायरेक्टली बात नहीं कन्वे करती, इनडायरेक्टली बात कन्वे करती हैं। और ये हम लोग जेंट्स लोग होते हैं जो डायरेक्टली बात करते हैं, कोई बात बुरी लगी तो हम सीधे सीधे बोल देते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल में चलने से पहले एक और चीज देखिएगा, एग्जामिनेशन में एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि सो का इस्तेमाल स्टैंड एलोन किया जाता है जहां पे मीनिंग करनी होती है वेरी। हम कहते हैं ना आई एम सो हैप्पी, हम बोलते हैं ना मैं बहुत खुश हूं। बहुत के लिए जब ग्रेविटी बतानी हो, आप खुश हो और बहुत खुश हो, तो हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली ग्रामेटिकली सही होता है आई एम वेरी हैप्पी, क्या, आई एम वेरी हैप्पी। पर एग्जाम में क्या होता है बच्चा, वेरी को रिप्लेस कर दिया जाता है सो से, और ये साधारण बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किया जाने वाला सेंटेंस है। इसको रख के, क्योंकि जब इसको रखा जाएगा आपको बहुत फैमिलियर लगेगा, अरे रोज इस्तेमाल करता रहता हूँ, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ध्यान रखिएगा कि जब आपको स्टैंड एलोन सो लिखा हो तो देख लीजिएगा कि वहां वेरी की जरूरत है क्या, तो सो एज सच ऐसे नहीं लिया जाता है, सो पेयर्स के साथ लिया जाता है। स्टैंड एलोन रखा जाए तो समझ जाना एग्जाम में कि सो को रिप्लेस करना है किससे, वेरी। ये ट्रिक है कि एग्जाम में अगर खाली आपको सो देखने को मिले तुरंत समझ जाना भैया वेरी से हमको रिप्लेस करना है। एक ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर करके आता रहता है। अब चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये हम सो दैट और टू जेंट्स और लेडीज का जो मैसेज कन्वे करने का तरीका है वो अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। अब देखो जेंट्स के कहने का तरीका है ही इज सो टायर्ड, वो बहुत थका हुआ है, इस वजह से क्या है, वो टहल नहीं सकता। इट इज सो हॉट, बहुत गर्म है, दैट वी कैन नॉट गो आउट, जिस वजह से हम बाहर नहीं जा सकते। ये डायरेक्ट तरीका है बात कहने की। सी सो वीक, ये एक्शन है कि वो बहुत कमजोर है, दैट सी कैन नॉट वॉक, इस वजह से वो टहल नहीं सकती है। अब देखो इनडायरेक्ट तरीका इस बात को कहने का, इनडायरेक्ट तरीका ये है जब लेडीज लोग बोलती हैं इसको तो कैसे बोलती हैं, ही इज टू टायर्ड टू वॉक। वो टहलने के लिए बहुत टायर्ड है, क्या है, वो टहलने के लिए बहुत टायर्ड है, पर एक्चुअली मैसेज क्या कन्वे करना है, अरे वो टहलने के लिए बहुत टायर्ड है। अरे तो सीधे सीधे बोल दो भैया वो थका हुआ आदमी है, टहल नहीं सकता। तो ये लेडीज लोगों के कहने का तरीका है। इसमें देखिए इसको लिखते कैसे हैं, सो दैट को टू में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ही इज सो टायर्ड, तो सो की जगह क्या लगाना है, टू, TOO, टायर्ड। दैट की जगह आपको टू लगाना है। ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट वॉक, तो यहां पे टू वॉक लिखना होगा। ही इज टू टायर्ड टू वॉक। ही इज सो हॉट, इसको बदलो टू हॉट, फिर दैट हटाओ, वी कैन नॉट हटाओ, फिर एक्शन सीधा लिखो टू गो आउट, गो आउट। उसके बाद सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। सी इज सो वीक की जगह सी इज टू वीक दैट सी कैन नॉट वॉक की जगह टू वॉक, टू वॉक। सिंपल ये लगाओ, इतना पार्ट हटा लो। लेकिन थोड़ी सावधानी भी बरतनी पड़ती है कुछ कुछ सेंटेंसेज में। जैसे मैं आपके सामने कुछ और सेंटेंस लिखता हूं, दिस प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट नो वन कैन सॉल्व इट। यह प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है। अब इसको जब हम बदलते हैं बच्चा, तो पता है हम इसको कैसे लिखते हैं, दिस प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर एनीवन टू सॉल्व। अभी तक हम क्या काम कर रहे थे, ये जो फॉर एनीवन जो मैंने लगाया है, ये फॉर एनीवन जो लगाया है वो हम इसके पहले नहीं लगा रहे थे, सिर्फ सिंपली ये लिख लेते थे दिस प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि जब हम पिछला सेंटेंस लिख रहे थे तो उसका टू से मीनिंग निकल जा रहा था। अगर हम फॉर एनीवन नहीं लगाएंगे तो मैसेज नहीं निकलेगा। दिस प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट नो वन कैन सॉल्व इट। ये प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई इसे सॉल्व नहीं कर सकता। अगर हम इसको लिख दें दिस प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व, तो यहाँ पे इसका मैसेज क्या जाएगा, इसका मैसेज ये जाएगा ये प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इस सेंटेंस के अंदर जो हमने एनीवन का मैसेज डाला है ना, ये एनीवन का मैसेज हिडन हो जाएगा। क्या, ये एनीवन का मैसेज हिडन हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा वापस लेके आऊंगा और आपको थोड़ा कोरिलेट करने की कोशिश करूंगा ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ। देखना यहाँ पे, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, इट इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट, सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। यहां पे ध्यान देखना, ये सब्जेक्ट देखो और ये सब्जेक्ट देखो सेम।
यहाँ पे जो है ही है और यहाँ पे ध्यान से देखो ही है, तो दोनों सब्जेक्ट कॉमन है। क्या है? दोनों सब्जेक्ट कॉमन है। इट इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट, ये बहुत गर्म है सो हम बाहर नहीं जा सकते हैं। तो यहां पे मीनिंग निकल आती है जब हम टू टू के साथ जाते हैं। यहां पे देख रहे हो दोनों सब्जेक्ट सिमिलर है, पर यहां पे सेंटेंस में देखना कि दोनों सब्जेक्ट क्या सिमिलर है। यहां पे देखना जैसे लिखा है, दिस प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट नो वन कैन सॉल्व इट। ठीक है, इट इज सो एक्सपेंसिव दैट आई कैन नॉट बाई इट। अब यहां पे दिस प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट नो वन कैन सॉल्व इट, तो यहां पे आपको स्पेशली इसका ऑब्जेक्ट मेंशन करना पड़ेगा कि दिस प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लिकेटेड फॉर एनीवन टू सॉल्व। ये एक तरीका है काम करने का, एक लिखने का। और यहां पे जैसे लिखते हैं ना, इट इज सो एक्सपेंसिव की जगह इट इज टू एक्सपेंसिव, ठीक है। दैट की जगह यहां पे आपको फॉर मी लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए है, फॉर मी टू बाई। इट इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाई। इसका एक और केस है जो एग्जाम में आता है, इसका पैसिव वॉइस हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करते हैं पहले तो वो समझ लो। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस बच्चा ऐसे कन्वर्ट करते हैं, दिस प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड। यहां पे लगाते हैं टू प्लस बी प्लस ये जो वर्ब था ना, ये अब इसका थर्ड फॉर्म लगाते हैं, टू बी सॉल्व। ये सेंटेंस इस तरीके से रखते हैं पैसिव वॉइस में, टू प्लस बी प्लस सॉल्व। ये वाला जो है टू लगाते हैं ना, तो टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और अगर हम बात करें कि हाँ, इट इज सो एक्सपेंसिव टू बी बॉट, और दिस प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व बाई एनीवन, बाई एनीवन यहां मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे है इट इज सो एक्सपेंसिव, इट इज टू एक्सपेंसिव टू बी बॉट बाई मी। ये इसका पैसिव वॉइस है। और इसमें मेन तरीका क्या होता है, ये टू प्लस पैसिव वॉइस में जब पहुंचोगे तो आपको ये पता होगा, ये बताया जाएगा कि टू प्लस V1 को कैसे कन्वर्ट करते हो, टू को B के साथ जोड़ते हो पर V1 को V3 में बदलते हो। ये तरीका होता है आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है जो पैसिव वॉइस में एक बार दोबारा आपको पढ़ाया जाएगा और इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और ये जो सो दैट और टू है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन कम आते हैं। बहुत रेयर केस होता है जब आपके एग्जाम में कोई क्रिटिकल क्वेश्चन आए। जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है जैसे आई एम वेरी हैप्पी, ये हम इसको आम भाषा में बोलते हैं आई एम सो हैप्पी, वी आर सो हैप्पी। ये ध्यान रखना, ये सो स्टैंड एलोन अगर आपको सेंटेंस के अंदर देखने को मिले तो तुरंतली इसको सो को वेरी में बदल देना। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है। रेस्ट ऑफ द जो चीज़ है ये सो दैट और टू को लेके, ये आपकी जानकारी के लिए है। इससे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसका पैसिव वॉइस जो पैसिव वॉइस में दोबारा से मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा है। आपको पैरेललिज्म चेक करने आना चाहिए। इसके पहले भी मैंने बताया था कि पैरेललिज्म जब भी कोरिलेटिव्स आते हैं तो पैरेललिज्म हमेशा चेक करना चाहिए। जैसे 3 सेंटेंसेस का पैरेललिज्म चेक करते हैं। नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। ठीक है, अब आपको खास करके ध्यान देना है कि बट ऑल्सो देखना है और नॉट ओनली देखना है। नॉट ओनली के बाद क्या लिखा हुआ है, नॉट ओनली के बाद ही लिखा हुआ है, बट ऑल्सो के बाद हिज पेरेंट्स लिखा हुआ है। नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स, ठीक है, बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। अब वैसे देखो नॉट ओनली के बाद ही लिखा हुआ है, चीटेड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। ये चीटेड के लिए जो हिज फ्रेंड्स है ये ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। उसने अपने जो है दोस्तों को चीट किया और अपने पेरेंट्स को भी चीट किया। तो ध्यान रखना कि बट ऑल्सो के बाद ऑब्जेक्ट लिया है आपने, तो नॉट ओनली के बाद भी आपको ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स। तो नॉट ओनली का जो करेक्ट पोजीशन है वो बच्चा यहां पे है। तो ये सेंटेंस कैसे होगा, ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। ये सेंटेंस। अब ये देखो कि उसने चीट किया सिर्फ अपने दोस्तों को नहीं और अपने पेरेंट्स को भी। यहां पे ध्यान से देखिएगा दूसरे सेंटेंस में सिट आइदर क्वाइटली और गो अवे। अब देखो और के बाद क्या लगा हुआ है बच्चा, गो लगा हुआ वर्ब, और सिट के बाद क्या लिखा, आइदर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे ध्यान से देखना पड़ेगा, सिट आइदर के बाद क्वाइटली लिखा हुआ है। अब और के बाद अगर वर्ब है तो आइदर के बाद भी वर्ब होना चाहिए। तो इस सेंटेंस को कैसे करेक्ट करोगे, इसको ऐसे करेक्ट करोगे, आइदर सिट क्वाइटली
और गो अवे। रीजन समझ लो ना, और के साथ वर्ब है और आइदर के साथ भी आपको वर्ब लेना पड़ेगा। ये वर्ब हो गया और ये हो गया वर्ब, तो और के बाद वर्ब और आइदर के बाद वर्ब। अब ये पैरेलल स्ट्रक्चर बन गया। थर्ड क्वेश्चन देखोगे, द पुअर विलेजर्स नाइदर ग्रो नॉर ईट वेजिटेबल। नाइदर ग्रो नॉर ईट वेजिटेबल्स, द पुअर विलेजर्स नाइदर ग्रो नॉर ईट वेजिटेबल। नाइदर के बाद क्या है? वर्ब। नॉर के बाद क्या है? वर्ब। द पुअर विलेजर्स नाइदर ग्रो नॉर ईट वेजिटेबल्स। तो सेंटेंस गलत है या सही है? सेंटेंस सही है, क्योंकि पुअर विलेजर्स नाइदर ग्रो नॉर ईट वेजिटेबल्स। तो नाइदर के बाद वर्ब और जो है नॉर के बाद जो है वर्ब है, तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस सही है, सेंटेंस सही है। तो ये आपको पैरेललिज्म चेक करना होता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चीज है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पैरेललिज्म चेक करने के लिए हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, और ये जो सीट बना हुआ है, ये सीट बच्चा बेसिकली बना हुआ है कि किसी और बैच के लिए जब पढ़ाया था तो हमने तब बनाया था। उस वक्त सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया था। अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है मैंने पढ़ा नहीं रखा है इस बैच में। सो ये वाला जो डिस्कशन है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में चलेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जब आपके दो सब्जेक्ट को कंजंक्शन के थ्रू जोड़ के डिफरेंट जो है सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो सब्जेक्ट का बिहेवियर कैसा रहता है, फिर उसी हिसाब से वर्ब का बिहेवियर कैसा रहता है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें देखो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको खास करके रिवाइज करा देता हूँ, जो आगे चल के काम आएगा। देखो, एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, एंड, नॉट, इन एडिशन टू, बोथ, बिसाइड, एक्सेप्ट, रेदर देन, अकम्पनीड बाई, ये जो कुछ कंजंक्शंस हैं, इनमें जब आप सब्जेक्ट 1 को सब्जेक्ट 2 के साथ जोड़ते हो और ये वाले कनेक्टर्स होते हैं, तो जो वर्ब इधर बच्चा आता है वो इसके हिसाब से आता है। किसके हिसाब से आता है? ये इसके हिसाब से आता है। नाइदर, नॉर और आइदर और के केस में, नाइदर, नॉर और आइदर और के केस में बच्चा जो वर्ब आता है वो नियरेस्ट, किसके बाजू में, इसके बाजू में कौन सा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। नाइदर और नॉर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वर्ब जिस सब्जेक्ट के बाजू में रहेगा उसी हिसाब से आएगा। ठीक है, जैसे राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज और कमिंग, तो यहाँ पे ये ना राम के हिसाब से आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट 1 है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज आएगा, आर नहीं आएगा। ही एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे एंड नॉट से जुड़ा हुआ है, जो ही है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज आएगा, आर नहीं आएगा। तो बेसिकली ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में आपको डिटेल कन्वर्सेशन में मिलेगा। तो कंजंक्शन से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, और आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की पॉइंट के बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि अब मैं जब आपको सीट प्रैक्टिस कराऊंगा पिछले 15 साल की, तो 15 साल में आप देखोगे कि इससे ज़्यादा जो मैंने आपको प्रैक्टिस करा रखी है, इससे ज़्यादा कुछ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए, इन्हीं से सारे के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो चलो बच्चा, आप लोग सीट प्रैक्टिस करते हैं। बच्चा लोग प्रैक्टिस सेशन देखते हैं। प्रैक्टिस सेशन में पिछले 15 साल के कंजंक्शन के सारे क्वेश्चन हैं। अच्छा, मैंने आपको बहुत छोटे से की पॉइंट्स के बिहाफ पे आपको पूरा कंजंक्शन पढ़ा दिया। अब हमको ये देखना है कि जो मैंने की पॉइंट्स पढ़ाया है, क्या वो की पॉइंट्स के बेस पे सारे क्वेश्चन लग जाते हैं, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्वेश्चन उन की पॉइंट से अलग हट के हैं, या फिर कुछ और चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन ने पूछ रखी है और मैंने कुछ आपको अलग पढ़ा रखा है। ठीक है, सो की पॉइंट से अगर सब कुछ सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं सॉल्व होता है तो कितना % क्वेश्चन है जो नहीं सॉल्व हो रहा है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या थ्योरी में इन डेप्थ जाने के बाद उन क्वेश्चंस का जवाब थ्योरी से निकलता है, या फिर वो रैंडम क्वेश्चन है? तो चलो फटाफट जो है सॉल्व करते हैं, और इन क्वेश्चंस को सिर्फ की पॉइंट के बेस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, मैं की पॉइंट पकड़ना आपको सिखाता हूँ, और की पॉइंट पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि की पॉइंट अगर नहीं पकड़ोगे तो कैसे बात बनेगी। ठीक है, सो मैं सबसे पहले पेन लूँ यार। ठीक है, ठीक है, हमने ले लिया पेन, और पेन में ठीक है, और कुछ और चीज़ें देख लूँ। ये तो निकल गया, कहीं और ही निकल गया। सो मैं इसमें जाने की कोशिश करता हूँ, इसमें जाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ वापस आ जाता हूँ। ठीक है, आ गया, मैं वापस आ गया, और वापस पेन पकड़ने की कोशिश करता हूँ ताकि बात हो सके। 2 फिंगर रखिए। ठीक है, तो पीछे से हमारी टीम बता रही है 2 फिंगर रखिए तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ठीक है,
ये हिडन नहीं होगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विथ योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ही देखते हैं बच्चा, मैं आपको सिर्फ की पॉइंट्स पे लेके चलने की कोशिश करता हूँ। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो और की पॉइंट्स पढ़ते हो तो की पॉइंट्स ही देखना होगा। जैसे लिखा है यू मस्ट आइदर, आपने आइदर जैसे देखा तो आपको कुछ रूल्स पढ़ाए गए हैं, ठीक है। एक तो मेरा पेन भी बड़ा सही है, कलर मैंने एक चूज कर रखा है लेकिन 2 कलर में चल रहा है, और ये भी यार आश्चर्य वाली बात है। चलो इस ऑल फन, ध्यान से देखना इस पे। आइदर के साथ मैं केसेस रिवाइज कर देता हूँ जरा की पॉइंट्स आपको याद हो जाए। आइदर के साथ आपको एक चीज़ देखना होता है, आइदर के साथ और लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। कंजंक्शन के चैप्टर की बात कर रहे हैं, कंजंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। आइदर के साथ और लगा है कि नहीं लगा है, आइदर के साथ ऑफ आता है, ऑफ के बाद प्लूरल होना चाहिए और ये 2 रिप्रेजेंट करना चाहिए, और आइदर और के साथ है तो 2 यूनिट के साथ आइदर और आता है, साथ में इसके साथ पैरेलल स्ट्रक्चर चेक करना होता है। लिखा है यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विथ योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। आइदर के साथ जो पेयर बनाया है वो यहाँ पे एंड के साथ बनाया है, जो कि आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा कि सर आइदर के साथ और लेना होता है। यू मस्ट आइदर बी रेगुलर, बी रेगुलर का मतलब ये हो गया, ये आपका वर्ब, और ध्यान से देखिए एंड के बाद लगा हुआ है स्टडी, ये भी क्या है आपका वर्ब है। एंड की जगह बच्चा आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, और होना चाहिए। यही तो हमने पढ़ा था क्लास में, कुछ और नया तो पढ़ा नहीं था। एग्जाम में क्या पूछा, यही तो पूछा है। अब उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा है नो सूनर। जब हम बात करते हैं नो सूनर की तो 2 चीजें मैंने आपको बताया था कि नो सूनर वाले केस में एक तो THAN लगता है, वेन नहीं लगता है, और THEN नहीं लगता है, ये नहीं लगता, ये नहीं लगता है। और इस वाले केस में आपको हमेशा ध्यान देना होता है कि इन्वर्जन फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो नो सूनर के साथ हैड स्पोकन, नो सूनर हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट, नो सूनर हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। नो सूनर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ हुआ। आई हैड स्पोकन, नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। यहाँ पे देखो नो सूनर के साथ देन तो लगा हुआ है लेकिन इन्वर्जन फॉर्म नहीं है। तो नो सूनर हैड आई स्पोकन, हैड पहले आना चाहिए, आई बाद में आना चाहिए, इन्वर्जन फॉर्म आपको डालना है। तो ऑप्शन नंबर 2 में जो है करेक्शन की जरूरत है। तो यही तो हमने रूल्स में पढ़ा था, और पढ़ा क्या था, यही तो अप्लाई करना है। उसके बाद है यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। अब यहां पे देखो आइदर यहां पे मेंशन है बच्चा, और यहां पे और मेंशन है। आइदर के बाद क्या है, आइदर के बाद है वर्ब। आइदर के बाद क्या है बच्चा, वर्ब है, और यहां पे और के बाद क्या है, वर्ब है नहीं। यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। यू मस्ट टेल मी। अब देखो यहां पे आपको अगर आइदर के साथ वर्ब लगा हुआ है तो और के साथ भी वर्ब होना चाहिए। तो क्या इस साइड पे कोई वर्ब है जो और को रिप्लेस कर दे? यार कोई आगे वर्ब ही नहीं दिया हुआ है, तो आप रिप्लेस कैसे करोगे? तो आप एक बात ये देखो कि यहां पे लिखा है और के बाद एट लीस्ट फर्स्ट हाफ, यहां पे लिखा हुआ है एट लीस्ट फर्स्ट हाफ, तो आपको और का प्लेस चेंज नहीं करना है, आपको आइदर का प्लेस चेंज करना है। तो यू मस्ट टेल मी द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट हाफ के साथ आपने और लगाया है, द होल स्टोरी के साथ आपको आइदर लगाना पड़ेगा। तो यू मस्ट टेल मी आइदर, आइदर का प्लेस कहां होना चाहिए बच्चा? आइदर का प्लेस यहां पे द होल स्टोरी के पहले होना चाहिए। तो पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं है। यू मस्ट टेल मी आइदर द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ, या तो पूरा या तो फर्स्ट हाफ, या तो पूरा या तो फर्स्ट हाफ, या तो पूरा या तो फर्स्ट हाफ। तो आइदर आर इस रेस्पेक्ट में पैरेलल हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन देम। नॉट ओनली के साथ जो पेयर बनता है वो बनता है बट ओनली। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो बनता है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना पड़ेगा, बट ऑन नहीं। योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑल्सो हाउ यू हैव रिटन देम। बट ऑन की जगह बट ऑल्सो। तो ये करेक्ट कोरिलेटिव्स होता है जो कि गड़बड़ रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे बात करते हैं स्केर्सली की। स्केर्सली हैड आई अराइव्ड देन लिखा है, स्केर्सली के साथ बच्चा देन नहीं लगता है, नो सूनर के साथ देन लगता है, स्केर्सली के साथ वेन लगता है। और इन्वर्जन फॉर्म देखना होता है तो ऑलरेडी इन्वर्जन फॉर्म है, स्केर्सली के बाद हैड देन फिर आई अराइव्ड व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बच्चा ध्यान से देखिएगा। द रीजन वाई, एक और चीज याद रखिएगा, द रीजन वाई के साथ जो है हम बिकॉज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। द रीजन वाई, ये याद कर लीजिएगा, द रीजन वाई के साथ बिकॉज का इस्तेमाल नहीं करते हैं।
बिकॉज भी रीजन बताता है, तो रीजन के साथ बिकॉज इस्तेमाल करोगे तो सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कॉपी में नोट डाउन कर लो। द रीजन के साथ जो है, द रीजन वाई के साथ बिकॉज का इस्तेमाल नहीं करते। द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज the reason why he was rejected was he was too young। तो यहाँ पे जो बिकॉज है ना बच्चा, बिकॉज को रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज की जरूरत नहीं है, सेंटेंस में एरर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आता है, तो ध्यान रखिएगा। द रीजन वाई के साथ, द रीजन वाई के साथ बिकॉज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिकॉज का इस्तेमाल नहीं करते। इसके पीछे का रीजन जानते हो क्या? बिकॉज रीजन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ऑलरेडी द रीजन वाई मेंशन कर रखा है, तो दोनों चीज मेंशन करोगे तो दो बार रीजन बताने का काम हो जाएगा, सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो द रीजन वाई के साथ बिकॉज का इस्तेमाल नहीं करते, कॉपी में नोट डाउन कर लो, एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर सातवां है स्केर्सली डिड आई रीच। स्केर्सली के साथ इन्वर्जन फॉर्म लिया गया है, द एयरपोर्ट, नर्वस एंड टेंस, देन दिया गया है। स्केर्सली के साथ वेन का इस्तेमाल करते हैं, देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, वैसे ही आगे मूव करते जाओ। इन्वर्जन और इसका जो करेक्ट कोरिलेटिव चेक करना रहता है, चेक कर लोगे। अब जैसे नो सूनर आया, नो सूनर की इमीडिएटली बाद देखा आपने इन्वर्जन लगा हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि सेंटेंस में अगर आगे देन नहीं लगा है तो सेंटेंस करेक्ट है। तो अब यहाँ पे नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड वेन लगा हुआ है, बच्चा गलत है। क्या होगा? ये देन। भाई ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पिछले 15 साल के एसएससी के क्वेश्चन है। देख रहे हो कितने मजाक मजाक के क्वेश्चन है। अगर आपने की पॉइंट्स अच्छे से याद कर रखा है तो की पॉइंट के अलावा कुछ और पहचानना नहीं होता है। ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड, ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। एक चीज, ये कंजंक्शन का तो है नहीं यार, ये देखो कंजंक्शन का है नहीं, ये ऑलरेडी आपको और बताया जा चुका है। देखो बिटवीन के बाद आपको ये पता है बिटवीन जो है एंड लिखा है, ये देखो ऑब्जेक्ट है। तो ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड, डाउट क्लियर हो गया बिटवीन किसके बीच में? यू एंड आई नहीं, यू एंड मी। ये ऑब्जेक्टिव केस चाहिए बच्चा, ये पुराना वाला एरर है जो यहाँ पे वापस रखा हुआ है, बिटवीन यू एंड वो। और इसमें मेन जो चीज है चेक करनी रहती है वो ये है कि बिटवीन के साथ एंड का इस्तेमाल करते हैं और बोथ के साथ एंड का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट कोरिलेटिव क्या होता है बच्चा? बिटवीन के साथ एंड बोथ के साथ एंड, बोथ के साथ एंड, ये करेक्ट कोरिलेटिव होता है। बिटवीन 9 PM टू 11 PM नहीं लिखते हैं, बिटवीन 9 PM एंड 11 PM लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है अनलेस यू डू नॉट। अनलेस अपने आप में निगेटिव होता है, इसी वाले पार्ट में नॉट की जरूरत नहीं होती है। अनलेस यू डू नॉट लिखा हुआ है, अनलेस यू गिव द कीज ऑफ द सेफ, जैसे ही आप नॉट हटाओगे डू भी आपको हटाना पड़ेगा। अनलेस यू गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। तो ध्यान रखिएगा, अनलेस और हंटिल के केस में नॉट उसी वाले क्लॉज में नहीं लगाते हैं। उसके बाद 11th है द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990। अभी वही डिस्कस कर रहा था, बिटवीन के साथ टू नहीं लगाते बच्चा, बिटवीन के साथ क्या लगाते हो? बिटवीन के साथ एंड लगाते हो। ये छोटी सी चीज है। द पुलिस, द पीरियड बिटवीन 1980 एंड 1990 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्वेश्चन 11 हो गया है, क्वेश्चन 11 तक। कंजंक्शन के चैप्टर ऐसे देख देख के ही लग जाता है यार, मतलब इसमें कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आई वुड गिव सम टू एनीबडी हु आस्क्ड फॉर इट। देखो, एक तो ये कंजंक्शन का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है कंडीशनल सेंटेंस का। उसमें मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला लगाया था, इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी, देखना लिखा है इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आई वुड गिव सम टू एनीबडी हु आस्क्ड फॉर इट। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? जब कंडीशनल सेंटेंस होता है तो कंडीशनल सेंटेंस में V2 के साथ आप क्या करते हो? वुड का इस्तेमाल करते हो। V2 के साथ आप वुड का इस्तेमाल करते हो और हैड के साथ वुड हैव का इस्तेमाल करते हो, वुड हैव का इस्तेमाल करते हो, ये होता है। अब इस केस में क्या है बच्चा, ध्यान से देखिएगा, ये जो हैड है, हैड के साथ आप बच्चा यहाँ पे वुड लगा हुआ है, आप क्या काम करोगे? इसको वुड हैव में बदलने की कोशिश करोगे, लेकिन ये वो केस नहीं है। हैड हमेशा जो है परफेक्ट का नहीं होता है। हैड जो होता है ये हमेशा परफेक्ट टेंस नहीं बताता है, ये सिंपल पास्ट भी बताता है, ये सिंपल पास्ट भी बताता है। रीजन ऐसे समझो, जब ये परफेक्ट बताता है तो इसके बाद पहचानने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखो, कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड के बाद है? नहीं है। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को ना मिले, समझ जाना कि ये क्या है, ये सिंपल पास्ट है। जब सिंपल पास्ट है, इसका ये मतलब ये V2 है, V2 है, इसके बाद जो है वुड लगा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है। इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी I would give some to anybody. I would give some to anybody who asked for it.
सेंटेंस में किसी भी तरीके का एरर नहीं है, ध्यान रखिएगा। हेड के साथ जो है यहाँ पे वुड हैव नहीं लगेगा, क्योंकि ये हेड जो है वो रोल प्ले कर रहा है बच्चा V2 का। ये क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस में दोबारा से इसको पढ़ोगे। ये कंडीशनल सेंटेंस का ही मेन चीज़ है, जिसमें बहुत बेसिक से आपको कंडीशनल सेंटेंस के विषय में अच्छे से बताया जाएगा। लेकिन कुल मिला जो कि आपको की पॉइंट ही पहचानना होगा, और की पॉइंट यही है कि ये यहाँ पे परफेक्ट का हेड नहीं है, ये V2 है, और V2 के साथ उड़ी लगाया जाता है। तो एग्जाम में ये चीज़ रख के आपसे गलती कराई जाती है, और ध्यान रखिएगा गलती नहीं करनी है। उसके बाद है अंटिल द वर्ल्ड लास्ट द अर्थ विल गो राउंड द सन। अंटिल द वर्ल्ड लास्ट, ये बोला जा रहा है कि जब तक जो है वर्ल्ड लास्ट होती है, द अर्थ विल गो राउंड द सन, तब तक जो अर्थ है वो सन की तरफ घूमती रहेगी। तो अब यहाँ पे एक बात ये समझना कि ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है बच्चा। जब यूनिवर्सल ट्रूथ होती है तो एक चीज़ का खास करके ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि यूनिवर्सल ट्रूथ में बच्चा हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करते, प्रेजेंट इंडेफिनिट का करते हैं। तो ये बेसिकली टेंस का सवाल है। द अर्थ गोज अराउंड द सन, ये सेंटेंस सही होगा, विल की जरूरत नहीं है आपको। अर्थ गोज राउंड द सन, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए। ये भी कंजंक्शन का क्वेश्चन नहीं है, टेंस का क्वेश्चन है। टेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो इतना समझ में आ जाना चाहिए कि सूरज जो है जब तक दुनिया रहेगी तब तक जो है पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर काटती रहेगी। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई कि ये है ही है, ये बदल नहीं सकता है। उसके बाद 14 है नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल either to comprehend or solve the problem, either to comprehend or solve a problem। अब यहाँ पे पैरेललिज्म देखना ध्यान से, यहाँ पे लिखा either to comprehend, to प्लस वर्ब लिखा हुआ है, either to comprehend or to solve the problem। तो पैरेललिज्म आपको सही से देखना होगा, ठीक है। none of the diplomats at the conference was able to comprehend or to solve the problem। तो आइदर के साथ जिस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और के साथ भी उसी तरीके का स्ट्रक्चर लेना होता है। अगर आइदर के बाद 2 + V1 लिया है तो आर के साथ भी 2 + V1 लोगे, ठीक है। सिमिलर चीजों को जोड़ते हो, 2 + V1 इन्फिनिटी का काम करता है, 2 + सॉल्व वहां पे भी आपको लेना पड़ेगा, तो इन्फिनिटी + इन्फिनिटी को ज्वाइन करोगे। इसके बाद है नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन। नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन, नो सूनर के साथ आप क्या लगाते हो, देन लगाते हो। ही वोर सीट बेल्ट। No sooner did see the traffic policeman then he wore the seat belt। यहाँ पे then मिसिंग है, आपको then इंसर्ट करना पड़ेगा। no sooner अपने साथ then लगा के आता है। फिर 16 है द पीरियड बिटवीन 1919 टू 1905। बिटवीन के साथ आप क्या इस्तेमाल करते हो बच्चा, एंड इस्तेमाल करते हो, ठीक है। नो सूनर फिर से आया, दे हैड है, तो पहले तो इन्वर्जन कर दो, हैड दे रिसीव्ड द गेस्ट देन दे। अब देखो नो सूनर के साथ यहाँ पे इन्वर्जन नहीं था, तो हेड पहले लाओ, देल पीछे लेके जाओ, देन अपने आप में करेक्ट है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको आदत सी हो जाएगी। फिर अगला है नो सूनर डिड लिया है, आगे चल के देखना कहीं ना कहीं जो है देन मिसिंग होगा। नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लासरूम द स्टूडेंट गॉट अप, देन द स्टूडेंट गॉट अप, देन मिसिंग है इसमें बच्चा, ठीक है। इट इज नथिंग एल्स के साथ देन नहीं लगाते हैं, नथिंग एल्स के साथ बट लगाते हैं। नथिंग एल्स बट प्राइड, इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड, ये कुछ नहीं घमंड है, ठीक है। तो नथिंग एल्स के साथ मैंने बताया था, नोट डाउन कर लो, नथिंग एल्स के साथ बट का इस्तेमाल करते हैं, देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नोट कर लो फिर से वापस, क्योंकि ये भूल जाएगा। नथिंग एल्स के साथ बट का इस्तेमाल करते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्लास में मैंने आपको बताया था। माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वॉज डूइंग, माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वॉज डूइंग। अब देखो यहाँ पे दो कनेक्टर लगा हुआ है। माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग, दैट व्हाट आई वॉज डूइंग। अब एक तो यार ये पहले से व्हाट कनेक्टर है, फिर दैट कनेक्टर की जरूरत नहीं है, ये अननेसेसरी है, लेकिन पढ़ते वक्त ऑड नहीं लगता है, इस वजह से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे ये रखो कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करता तो आपको समझ में आ जाता है कि चलो ठीक है, ये व्हाट WH वर्ड है और दैट कनेक्टर है, लेकिन यहाँ पे डॉट लगा हुआ है और दो कनेक्टर एक साथ इस्तेमाल किए गए हैं। माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वॉज डूइंग, दैट काटो, माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। अब सेंटेंस करेक्ट होगा, दो कनेक्टर नहीं लगाना है, कनेक्टर एक चाहिए होता है दो चीजों को कनेक्ट करने के लिए। मेरे भाई ने पूछा मैं क्या कर रहा हूं, अब इसके लिए जोड़ने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, WH वर्ड अपने आप में सफिशियंट है, ये आपका कनेक्टर है जो आपको कनेक्ट कर देगा, ठीक है। फिर है 21 आवर वेकेशन इज बिटवीन 12 मई टू, अरे यार ये बिटवीन के साथ एंड आएगा, 3-4 क्वेश्चन हो गया, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। ही स्टडीड सो हार्डली ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग,
ही स्टडीड सो हार्डली ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग। अब यहां पे कनेक्टर ध्यान से देखिएगा, और अगर मैं अभी डिस्कशन करना चालू करूं, ठीक है, ही स्टडीड सो हार्डली ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग। अब मैंने आपको एक रूल बताया कि सो आपने देखा होगा, सो के साथ आप जो है दैट लगाते हो, ठीक है, सो के साथ लगाते हो एज जब कंपैरिजन करना हो निगेटिव सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पे ना सो के साथ दैट लगा हुआ है ना सो के साथ एज लगा हुआ है। एक रूल और आपको याद होगा, मैंने जब आपको बताया था कि सो जब स्टैंड एलोन देखने को मिले तो मेक श्योर चेक करो कहीं वेरी की जगह तो नहीं आया है। अब ही स्टडीड वेरी हार्डली ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग, उसने बहुत मेहनत की, ही स्टडी उसने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की थी। तो यहाँ पे जो आपको लगाना है, ही स्टडी उसने पढ़ाई किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, हार्डली ही स्टडीड सो हार्डली, ग्रेविटी बढ़ाना है, ही स्टडीड वेरी हार्डली ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग, और वो पास होने के लिए सक्सेस था। ही स्टडीड सो हार्डली दैट ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग। तो सो के साथ अगर आप यहाँ पे दैट लगाते हो, ये उसका रिजल्ट कह सकते हो कि स्टडीड सो हार्डली, उसने बहुत मेहनत से जो है पढ़ाई की, इतना मेहनत किया दैट ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग, कि वो मतलब पास होने के लिए सक्सेसफुल था। तो यहाँ पे वेरी लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो सेंटेंस की मीनिंग है, यहाँ पे उसने एक्शन किया, ये उसका रिजल्ट सोच के ये एक्शन किया, तो आप दैट से इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्पीच आई वॉज सब्जेक्टेड टू ए बैराज ऑफ क्वेश्चंस, नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्पीच देन आई वॉज सब्जेक्टेड। नो सूनर, यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, नो सूनर के बाद देन लगाना पड़ेगा। नो सूनर एक एक्शन देन दूसरा एक्शन, तो यहाँ जो कॉमा लगा है इस कॉमा को हटा के आपको देन लगाना पड़ेगा, क्योंकि नो सूनर के साथ देन कनेक्ट होता है। नो सूनर डिड द प्यून रिंग द बेल द बॉय लेफ्ट द क्लास देन द बॉय THAN देन द बॉय बॉयज लेफ्ट द क्लास। तो नो सूनर के साथ आपको देन लगाने की जरूरत पड़ती है। वी हैड स्केर्सली रीच द प्लेस वेर इट स्टार्टेड टू रेन हैवीली। वी हैड स्केर्सली रीच द प्लेस देन, अब एक तो देन लगा हुआ है, ध्यान से रखिए, ये क्या होना चाहिए, ये वेल लगा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा कि देखो जो सब्जेक्ट है वो बी इधर है, हैड इधर है। जब स्केर्सली से स्टार्ट होता है सेंटेंस तब हम इन्वर्जन फॉर्म बताते हैं। यहाँ पे स्केर्सली से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हुआ है, मिड में लिखा है वी हैड स्केर्सली रीच द पुलिस व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन हैवीली। स्केर्सली के साथ वेन का एक ये एरर है, ये एरर आपको बच्चा करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद 26 है, मैं 25 एक बार फिर से ध्यान दिला देना चाहता हूं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। एक है इन्वर्जन और ये बगैर इन्वर्जन का है, तो ध्यान रखिएगा। अगर सब्जेक्ट पहले कोई अलग से आया हो, जैसे इस केस में आया है, देन आपको इन्वर्जन की जरूरत नहीं होती है। की पॉइंट है, आपको एक की पॉइंट ही ध्यान रखना। अगर सब्जेक्ट किसी और से स्टार्ट हुआ हो, अगर सेंटेंस स्केर्सली से स्टार्ट होने के बजाय मिड में हो, तो आप बगैर इन्वर्जन फॉर्म के काम चला सकते हो, और अगर स्केर्सली से याद इस्तेमाल हुआ हो देन आपको इन्वर्जन फॉर्म इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। 26 है, एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन रमेश। अब यहाँ पे बात हुआ है कि ये आपने यहाँ का कोई काम ही नहीं है, ये आपने एडजेक्टिव पढ़ा है कि अगर आप दोनों अगर इस्तेमाल कर रहे हो पॉजिटिव और कंपैरेटिव, तो मेक श्योर कि जो पॉजिटिव डिग्री है वो एज के बीच में रखो, और कंपैरेटिव जो डिग्री है वो देन के साथ इस्तेमाल करो। तो बेटर के साथ देन इस्तेमाल हुआ है, तो गुड एज के बीच में रखोगे। एडजेक्टिव में कई सारे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे, तो कोई नया नहीं है इसमें। एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड एज कॉमा इफ नॉट बेटर देन रमेश, ये ऑलरेडी एडजेक्टिव के चैप्टर में हम लोगों ने कर लिया क्वेश्चन। फिर 27 है, ही इज एनेक्सियस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट। तो देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो पेयर में आया है, पेयर सही है, इसका मतलब है पैरेललिज्म का इशू होगा। तो नॉट ओनली के बाद टू एक्वायर लगा हुआ है, बट ऑल्सो के साथ क्या है, ईगर लगा हुआ है, टू डिस्प्ले इधर है। ध्यान रखिए, ही इज एनेक्सियस नॉट ओनली टू एक्वायर, ही इज एनेक्सियस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट। तो अब आपको एक बात ये देखना है कि बट ऑल्सो आप इसके पीछे लेके जाओगे कि नॉट ओनली इसके पहले लेके आओगे, बस स्ट्रक्चर खास करके आपको ध्यान देना है। चलो मैं दोनों करके बताता हूं और इसको एज्यूम करो मन के अंदर कि क्या सही होगा। ही इज नॉट ओनली एनेक्सियस टू एक्वायर नॉलेज, वो क्या है, देखो ही इज एनेक्सियस वो उत्सुक है, ही इज एनेक्सियस वो उत्सुक है, नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो टू डिस्प्ले इट अपने आप में सही होगा। अब ईगर अगर लगा हुआ है, अगर ईगर को इधर ले आ दोगे तो सेंटेंस का मीनिंग सही से निकलेगा नहीं। ही इज एनेक्सियस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज ईगर बट ऑल्सो टू डिस्प्ले इट, बहुत खराब लगेगा। तो यहां से हमको ये समझ में आ जाएगा कि अगर हम बट ऑल्सो का प्लेस बदलेंगे ईगर के बाद, तो नॉलेज और ईगर आपस में मिसमैच हो जाएंगे, जो पढ़ने में ही बड़ा ऑड लगेगा, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। नॉट ओनली का प्लेस इधर खिसका दो, ही इज नॉट ओनली एनेक्सियस टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले।
अब क्या होगा, बट ऑल्सो के साथ आएगा ईगर टू डिस्प्ले और नॉट ओनली के साथ आएगा एनेक्सियस टू एक्वायर। क्या होगा, एनेक्सियस टू एक्वायर, ईगर टू डिस्प्ले। अब दोनों पैरेलल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो ही इज नॉट ओनली एनेक्सियस टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट। अब ये सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 के बाद हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 28वां देखोगे फिर से स्केर्सली आया है, स्टार्टिंग में आया है तो इन्वर्जन फॉर्म देखना होगा। इन्वर्जन फॉर्म है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देन आया है। सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, की पॉइंट ही देख के काम चल जा रहा है। ठीक है, हसन प्लेज बोथ क्रिकेट एंड बिलियर्ड्स एट द नेशनल लेवल। हसन प्लेज बोथ क्रिकेट एंड बिलियर्ड्स एट द नेशनल लेवल। हसन खेलता है, बोथ के साथ एंड लगा हुआ है, सेंटेंस में किसी तरीके का इशूज नहीं है, किसी तरीके का एरर नहीं है, बोथ अपने साथ एंड लेता है, तो हसन प्लेज बोथ क्रिकेट एंड बिलियर्ड्स एट द नेशनल लेवल। ठीक है, एक तो इस वाले केस में एक और रूल छोटा सा याद कर लीजिएगा कि बोथ का मतलब दो की बात हो रही है। जब दो से ज़्यादा की बात हो तो ध्यान दीजिएगा कि वन ऑफ लगाते हैं, नन ऑफ लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, वन ऑफ लगाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। तो बहुत हमेशा दो के लिए आता है। यहाँ पे क्रिकेट और बिलियर्ड्स की बात हो रही है तो दो ही की बात हो रही है, तो हसन प्लेज बोथ क्रिकेट एंड बिलियर्ड्स एट द नेशनल लेवल। सेंटेंस में किसी तरीके का एरर नहीं है, सब कुछ ठीक है। द कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट ओनली इक्विप्ड। अब जैसे नॉट ओनली इक्विप्ड लिखा है, इक्विप्ड विद वेरी गुड बुक्स बट ऑल्सो विद द लेटेस्ट जर्नल्स। अब देखो यार, इसके बाद नॉट ओनली के बाद वर्ब आया है, ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद कोई वर्ब है ही नहीं है, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, इक्विप्ड को पहले ले आना पड़ेगा और यहाँ पे नॉट ओनली को ले जाना पड़ेगा। सेंटेंस पैरेलल हो जाएगा। द कॉलेज लाइब्रेरी इज इक्विप्ड नॉट ओनली विद द वेरी गुड बुक्स बट ऑल्सो, नॉट ओनली के बाद विथ आया, बट ऑल्सो के बाद भी विथ आया, सेंटेंस पैरेलल हो गया। तो इसमें आपको क्या काम करना है, इसमें आपको नॉट ओनली को इक्विप्ड के बाद लेके जाना है, इसको इधर लेके आना है, इसको बच्चा इधर लेके जाना है। ठीक है, फिर 31 ध्यान से देखिएगा। मेन आर वांटेड फॉर द आर्मी एंड द नेवी एंड द एयर फोर्स। मेन आर वांटेड फॉर द आर्मी एंड द नेवी एंड द एयर फोर्स। मेन आर वांटेड फॉर द आर्मी एंड द नेवी एंड द एयर फोर्स। अब देखो इसको जोड़ा गया है, आदमी चाहिए। ठीक है, ये रूल ऐसे हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये अलग से क्वेश्चन है, इसी सेंटेंस के माध्यम से ही सीखने की कोशिश करते हैं। आदमी हमें चाहिए आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयर फोर्स के लिए। मैन आर वांटेड फॉर द आर्मी, ठीक है, एंड द नेवी एंड द एयर फोर्स। फॉर द आर्मी कॉमा द नेवी एंड द एयर फोर्स। यहाँ पे एडिशनली एंड लगाने की जरूरत नहीं है। द आर्मी कॉमा द नेवी एंड द एयर फोर्स, ये हटा के आपको यहाँ पे जो एक एंड है ये हटाना पड़ेगा। मैन आर वांटेड फॉर द आर्मी, द नेवी एंड द एयर फोर्स, वन कॉमा दूसरा एंड तीसरा। ठीक है, फॉर द आर्मी एंड द नेवी एंड द एयर फोर्स नहीं लिखते, फॉर द आर्मी कॉमा द नेवी एंड द एयर फोर्स। उसके बाद 32 है, नो सूनर डिड द रैबिट कम आउट ऑफ द बस व्हेन। नो सूनर के साथ देन लगता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, नो सूनर वाला, हार्डली स्केर्सली वाला बहुत पूछा जाता है। नाइदर ही और हिज वाइफ हैज अराइव्ड। नाइदर ही और हिज वाइफ, नाइदर के साथ नॉर लगता है, और नहीं लगता है। नाइदर हिज वाइफ, नाइदर ही नॉर हिज वाइफ हैज अराइव्ड। आइदर के साथ और लगता है, नाइदर के साथ नॉर लगता है। क्वेश्चन नंबर 31, ये एक ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन था जिसकी उम्मीद कभी कोई नहीं करता कि ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, द प्रोसेस वॉज टू सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड 5 minutes for us. The process was too simple and easy to understand. The process was too simple and easy to understand that it hardly took 5 minutes for us to grasp it. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, द प्रोसेस वॉज सो सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये जो टू का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश किया गया है, द प्रोसेस वॉज टू सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ये मतलब सेंस नहीं है। टू जब भी लगाया जाता है निगेटिव मीनिंग में लगाया जाता है। यहाँ पे आपको सावधानी से समझना होगा कि जो टू है उसको रिप्लेस करना है आपको किसके साथ, उसको रिप्लेस करना है बच्चा, उसको रिप्लेस करना है सो के साथ, क्योंकि ये टू एक्चुअली टू का हिसाब किताब नहीं है। द प्रोसेस वॉज टू सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, अगर सेंटेंस यही खत्म हो जाता तो ठीक है, लेकिन इसका एक्शन आगे बताया गया है दैट के साथ, दैट इट हार्डली टुक 5 minutes फॉर अस टू grasp it. The process was so simple and easy to understand that it hardly took 5 minutes for us to grasp it. अब ये सेंटेंस सही होगा कि प्रोसेस इतना सिंपल और आसान है समझने में, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगा इसको ग्रैस्प करने में।
तो द प्रोसेस वॉज सो सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड दैट, तो यहाँ पे सो दैट के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, मेक श्योर इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। ये इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन के थ्रू ही इस तरीके के कंसेप्ट समझ पाते हो आप। उसके बाद 35 है वी हैड हार्डली रीच द प्लेटफॉर्म देन द ट्रेन केम, और हार्डली के साथ वेन लगाते हैं, देन नहीं लगाते, स्केर्सली, हार्डली, बेयरली, इन सब के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं, इनके साथ वेन का इस्तेमाल करते हैं। ही नाइदर टॉक्स टू मच, ठीक है, नॉर ही कॉजेज। अब देखो नॉर के साथ ही लगा है तो नाइदर के साथ ही पहले नहीं बाद में लगाना पड़ेगा। नाइदर क्या लिखना पड़ेगा, नाइदर पहले लिखना पड़ेगा, नाइदर ही टॉक्स टू मच नॉर ही कॉजेज एनी ट्रबल। नाइदर नॉर अपने साथ पेयर में आया तो बस पैरेललिज्म का स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो पैरेललिज्म का बच्चा स्ट्रक्चर सही कर लो, ठीक है। 37 क्वेश्चन है प्रोफेसर लाल टीचेज बोथ हिस्ट्री एज वेल एज लिटरेचर। बोथ हिस्ट्री एज वेल एज लिटरेचर नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी डिस्कस किया था। बोथ के साथ क्या लगाते हैं बच्चा, एंड लगाते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, आई विल हैव बोथ द ब्लू और द ब्लैक पेन। बोथ द ब्लू एंड द ब्लैक पेन, बोथ के साथ और नहीं लगता है, एज वेल नहीं लगता है, बोथ के साथ एंड लगता है, ठीक है। द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम वॉज नॉट ओनली कॉम्प्लिकेटेड बट एक्यूरेट, बट ऑल्सो एक्यूरेट है, नॉट ओनली कॉम्प्लिकेटेड बट ऑल्सो, नॉट ओनली और बट ऑल्सो पेयर में आते हैं, तो नॉट ओनली कॉम्प्लिकेटेड बट ऑल्सो एक्यूरेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है मेक व्हाट यू राइट एंड से मोर एब्जॉर्ब्ड एंड इंग्रोसिंग, ठीक है। मेक व्हाट यू राइट एंड से मोर। क्वेश्चन नंबर 40 मेक व्हाट यू राइट एंड से मोर एब्जॉर्ब्ड एंड इंग्रोसिंग। मैं 2 बार जब पढ़ता हूं तो इसका ये मतलब मैं खुद ही देख रहा होता हूं कि कौन सा कीवर्ड है जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था और उस डिस्कशन के हिसाब से यहाँ पे कुछ आया। अब से क्वेश्चन नंबर 40th में जो मैंने अभी तक आपको कंसेप्ट बताया है उसमें से कोई कीवर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मेक व्हाट यू राइट एंड से मोर एब्जॉर्ब्ड एंड इंग्रोसिंग दे रहा है बहुत घूर के, लेकिन जो की पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया है वो की पॉइंट आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यार जितना भी मैंने पढ़ाया है वो की पॉइंट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि कंजंक्शन में जो सबसे बेसिक पैटर्न है, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वर्ड को वर्ड के साथ जो है जोड़ता है, ये वाला रूल क्या आपको याद है? सही से ध्यान से देखो, क्योंकि कई बार क्या होता है ये रूल ध्यान से दिखाई नहीं देता है। और हमने क्या काम किया, हमने एंड के साथ जोड़ा है 2 चीजों को, ध्यान से देखना, एब्जॉर्ब जोड़ा है इंग्रोसिंग के साथ। ये जल्दी एग्जाम में नहीं दिखता क्योंकि हमारा ध्यान पढ़ते पढ़ते कहीं और रहता है और बहुत छोटी सी चीज जो है हम नहीं देख पाते। तो एंड से मोर एब्जॉर्बिंग एंड इंग्रोसिंग, ठीक है, एब्जॉर्ब एंड इंग्रोस, तो ये V2 है तो ये भी V2 होना चाहिए, ये अगर ING है तो ये भी ING होना चाहिए। समझ में आई बात? तो यहां पे एरर है, आपको ये चेक करना है और जल्दी ये दिखाई नहीं देता है, ये जल्दी दिखाई नहीं देता है, और जब आपको पैरेललिज्म का चैप्टर पढ़ा दिया जाता है तब दिखाई देने लगता है। तो ये फर्स्ट ब्लश में कई बार एग्जाम में मिस हो जाता है, जब हम घूर के पढ़ते हैं तो तब जाके कहीं दिखाई देता है, और बहुत सारे मॉक टेस्ट में, बहुत सारे टेस्ट पेपर में गलती करने के बाद फिर हम इसको सही कर पाते हैं। फर्स्ट ब्लश में ये मिस हो जाता है, फर्स्ट ब्लश में मिस हो जाता है, और कई बार प्रैक्टिस करने के बाद भी मिस हो जाता है। तो हमें रिवीजन का सहारा लेना होता है, और जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा जो है हमें कमांड बनेगा, उतना ही ज्यादा चीजों को हम करेक्ट कर पाएंगे। नंबर 41 देखोगे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, इट इज नॉट ईजी फॉर एन एक्टर टू अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ द फैंस एज वेल एज क्रिटिक। बोथ के साथ एज वेल का एज का इस्तेमाल हुआ है, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो इनकरेक्ट है। बोथ के साथ बच्चा क्या लेते हो, एंड लेते हो, ठीक है। फिर 42 ध्यान से देखिएगा, ऑल्दो ही स्टडीड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। ऑल्दो के साथ कॉमा आता है, ऑलरेडी कॉमा है, और ध्यान से देखिएगा ये V2 है। V2 के साथ आप कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ते हो वुड का इस्तेमाल होता है, और वुड की जगह अगर ज़रूरत पड़े, अगर एबिलिटी बताने की बात हो तो कुड का भी इस्तेमाल कर लेते हो। ये वेरी करता है कंडीशनल सेंटेंस में, आपको ये थोड़ा पढ़ाया जाएगा, तो सेंटेंस में किसी तरीके का एरर नहीं है, सेंटेंस सही है। 42 ये कंजंक्शन से ज़्यादा जो है आपका कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है। और ऑल्दो ही स्टडीड वेरी हार्ड, यद्यपि उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की, ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पे एबिलिटी की बात हो रही है, तो अगर आपको एबिलिटी की बात करनी हो तो आप कुड भी लगा सकते हो, जो पढ़ेंगे वापस कंडीशनल सेंटेंस में। अलग अलग तरीके के कंडीशंस होते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें, तो एक आध क्वेश्चन इस तरीके से आता है। यहाँ पे कंजंक्शन जो है वो ऑल्दो के साथ कॉमा इस्तेमाल होता है, और ऑल्दो के साथ कॉमा का इस्तेमाल है। सेंटेंस 42 करेक्ट है। फिर 43 है, आई एम सर्टेन दैट द ऑफिसर इज नॉट ओनली ग्रीडी बट करप्ट, बट करप्ट नहीं, बट ऑल्सो करप्ट, बट ऑल्सो करप्ट, ये आपका जो पेयर है वो सही नहीं था। प्रिया गॉट गुड ग्रेड्स नॉट इन हिंदी ऐसे बट ऑल्सो,
नॉट ओनली यहाँ होना चाहिए, नॉट इन हिंदी ऐसे नहीं लिखना होगा, ठीक है। तो नॉट ओनली इन हिंदी ऐसे बट ऑल्सो इन अर्थमेटिक, ठीक है। आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डोंट वरी व्हेन आई एम लेट। 45 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको एक बात ये पता है कि बट क्या काम करता है, दो अपोजिट चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करता है। अगर मैं बोलूँ आई एम लेट और डोंट वरी, अगर मैं लेट हूँगा तो सामने वाला आदमी परेशान होता है, तो मेरे लेट होने का और परेशान होने का। व्हेन आई एम लेट डोंट वरी, अरे मैं लेट होऊंगा तो तुम परेशान मत होना, ऐसा नहीं होता है। इफ़ आई एम लेट, यहाँ पे व्हेन की जगह जो कनेक्टर चाहिए बच्चा वो इफ चाहिए, तब सही से मैसेज कन्वे होगा। तो आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डोंट वरी इफ आई एम लेट, ये कंडीशन है। अगर मैं लेट होऊंगा तो तुम परेशान होगे, तो बट लगा कि ये बताया जा रहा है लेकिन परेशान मत होना। अगर मैं लेट हुआ, यहाँ पे कंडीशन डालना है, यहाँ पे टाइम नहीं बताना, यहाँ पे कंडीशन डालना है कि कब तुम परेशान मत होना, जब मैं लेट होऊंगा। अगर मैं टाइम से आ जाऊंगा तो तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है। तो व्हेन बच्चा क्या होता है, व्हेन टाइम बताता है, व्हेन टाइम बताता है, इफ कंडीशन बताता है। तो यहाँ पे आपको कंडीशन बताना है कि अगर मैं लेट होऊंगा तो तुम परेशान मत होना। लेट होने के साथ तुम्हें परेशान होना चाहिए, पर बट लगाया इसी वजह से ताकि ये मैसेज कन्वे किया जा सके कि आप परेशान मत होना। तो यहाँ पे समय नहीं बताना, यहाँ पे कंडीशन बताना है। कंडीशन इफ बताता है, इफ आई एम लेट देन डोंट वरी। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है हार्डली। हार्डली के साथ इन्वर्जन आया है, तो आगे चल के आपको क्या देखना होगा, आगे आपको चल के देखना होगा कि क्या इसका करेक्ट कोरिलेटिव है। हार्डली के साथ व्हेन लगता है, हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई सा देम कमिंग टुवर्ड्स माई हाउस। सेंटेंस में किसी तरीके का एरर नहीं है 46 में, क्योंकि इन्वर्जन भी है और करेक्ट कोरिलेटिव भी है। उसके बाद 47 है गो अप द बीच एंड वॉच फॉर टूरिस्ट सो यू कुड वार्न एनीवन बिफोर दे गेट टू द वाटर। 47 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से इसको कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद ही बात समझ में आएगी। जैसे गो अप द बीच एंड वॉच फॉर द टूरिस्ट, बीच पे जाओ, टूरिस्ट को देखे ताकि तुम लोगों को वार्न कर सको। तो ताकि के लिए जो करेक्ट कंजंक्शन इंग्लिश में होता है वो होता है सो दैट। क्या होता है, सो दैट। तो यहाँ पे एक्चुअली सो की जरूरत नहीं है, सो दैट की जरूरत है। सो दैट go up the beach and watch for tourists so that you could warn anyone before they get to the water। कि बीच पे जाओ, टूरिस्ट को देखते रहो और उनको वार्न करना अगर कोई वाटर के अंदर जा रहा है, क्योंकि डूबने का डर और खतरा रहता है। तो यहाँ पे सो की जगह आपको सो दैट कनेक्टर लेने की जरूरत है। ये प्रैक्टिस से ही आएगा बच्चा, ऐसे नहीं, मतलब ऐसे अपने आप नहीं सोचते लगता है, गलत करोगे फिर सही करोगे, सेंस ऐसे ही क्लियर होता है। उसके बाद सॉरी टू हैव ट्रबल्ड यू सिंस इट कुड नॉट बी हेल्प्ड। यार देखो यहाँ पे जो कनेक्टर है सिंस दिया हुआ है, सिंस बच्चा रीजन बताने के लिए आता है। अब यहाँ पे बात समझने की कोशिश करना, सॉरी टू हैव ट्रबल्ड यू, माफ करना तुम्हें परेशान करने के लिए। इट कुड नॉट बी हेल्प्ड, अब इट कुड नॉट बी हेल्प और सॉरी टू हैव ट्रबल्ड यू, ये दोनों बात ऐसा है ना कि अपोजिट है, और अपोजिट बातों को जोड़ने के लिए आप क्या करते हो, बट का इस्तेमाल करते हो। बट इट कुड नॉट बी हेल्प्ड, सॉरी टू हैव ट्रबल्ड यू, तुम्हें परेशान करने के लिए माफ़ी चाहते हैं। इट कुड नॉट बी हेल्प्ड, लेकिन ये मदद नहीं कर सका। तो यहाँ पे सिंस नहीं लगाना, रीजन नहीं बताना, अपोजिट चीज़ें बतानी है, तो आपको सिंस की जगह बट लेना पड़ेगा। फिर 49 है नथिंग फैंटास्टिक देयर नॉर एनीथिंग रिया वुड फाइंड आइदर थ्रेटनिंग नॉर इंटरेस्टिंग। अब आइदर थ्रेटनिंग नॉर इंटरेस्टिंग यहाँ साथ साथ दिखाई दे गया कि आइदर के साथ क्या लगता है, नॉर नहीं लगता है, और लगता है 49 में। नथिंग फैंटास्टिक देयर नॉर एनीथिंग रिया वुड फाइंड, कि कोई चीज़ फैंटास्टिक नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो रिया ने फाइंड किया। आइदर थ्रेटनिंग जो डरावना हो, और इंटरेस्टिंग जो इंटरेस्टिंग हो। तो आइदर के साथ आप और का इस्तेमाल करते हो, नॉर का नहीं। 50वां है यू माइट एज वेल रीड ए नोवेल इंस्टीड ऑफ स्टेयरिंग एट द सीलिंग। देखो इसमें यार किसी भी तरीके का एरर नहीं, सेंटेंस पूरी तरीके से करेक्ट है। यहाँ पे एक चीज़ इसको देख के बड़ा अजीब सा लगता है कि माइट एज वेल, यू माइट एज वेल रीड, यू माइट एज वेल रीड ए नोवेल इंस्टीड ऑफ स्टेयरिंग एट द सीलिंग। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए का डिस्कशन हो रहा है। तो यू माइट एज वेल रीड, सेंटेंस करेक्ट है, सेंटेंस में किसी तरीके का एरर नहीं है। इसको देख के आदमी ऑप्शन नंबर 1 में एरर मारेगा, पर एरर नहीं है, ठीक है। 51 है नॉट ओनली वी सीन द ताली टेम्पल बट ऑल्सो द तिरुनेली टेम्पल। मतलब बात ये हो रहा है कि नॉट ओनली वी सीन, अब नॉट ओनली के साथ वी सीन लिखा हुआ है और वहां पे देखो 2 टेम्पल के साथ बात आ रही है, बट ऑल्सो द टेम्पल, तो नॉट ओनली द टेम्पल भी आएगा। तो वी सीन पहले लाना पड़ेगा, नॉट ओनली बाद में लाना पड़ेगा। नॉट ओनली वी सीन द ताली टेम्पल बट ऑल्सो द तिरुनेली टेम्पल। फिर 53rd है द प्लेन वॉज टू फॉर अवे दैट इट वॉज जस्ट ए डॉट इन द स्काई। अब देखो टू के साथ दैट तो लगाते नहीं है, सो के साथ दैट लगाते हैं। द प्लेन वॉज सो फॉर अवे
दैट इट वॉज जस्ट ए डॉट इन द स्काई। तो यहां पे सो फॉर लगाना है टू फॉर की जगह, क्योंकि सो के साथ दैट का इस्तेमाल करते हो। सून एज ही सॉ द पुलिसमैन, सून नहीं होता है, एज सून एज ही सॉ द पुलिसमैन ही रैन अवे, ठीक है। उसके बाद है सूनर हैड ही कम। देखो सूनर जैसा कोई शब्द नहीं होता है, नो सूनर होता है। नो सूनर हैड ही कम हिज कॉलेज ऑर्गेनाइज ए गेट टुगेदर, ठीक है। तो नो सूनर नहीं होता है, और यहाँ पे नो सूनर के साथ देन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नो सूनर की जगह आप ले सकते हो, अगर आपको देन इस्तेमाल नहीं करना हो तो एज सून एज लगा सकते हो, क्योंकि नो सूनर जैसे लगाओगे आपको देन से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सूनर की जगह नो सूनर नहीं लिख सकते हो, एज सून एज लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एज सून एज। नो सूनर हैड नहीं, एज सून एज ही हैड कम हिज कॉलेज ऑर्गेनाइज्ड ए गेट टुगेदर। तो एज सून एज का इस्तेमाल करना होगा रेदर देन नो सूनर। ही हैड नो सूनर सीन वन कॉन्टिनेंट व्हेन, और यहाँ पे नो सूनर है तो बच्चा यहाँ व्हेन नहीं लगता, यहाँ पे क्या लगता है? देन लगता है नो सूनर के साथ। नो सूनर के साथ इसी वजह से यहाँ पे नो सूनर नहीं लगाया गया, क्योंकि आगे देन नहीं लगा हुआ था और सूनर नहीं लगते हैं। द रीजन जेनेट केम ड्रेस्ड एज लेडी गागा वॉज बिकॉज नहीं, द रीजन के साथ दैट का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज का नहीं, ठीक है। अभी ऊपर भी एक सेंटेंस आया था तो उसमें भी करेक्ट कर लीजिएगा, जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि द रीजन के साथ जो है बिकॉज नहीं लगता है, तो वहाँ पे भी बिकॉज को काट के दैट लिख लेना। द रीजन जेनेट केम ड्रेस्ड एज लेडी गागा वॉज दैट सी, तो द रीजन के साथ दैट लगता है, बिकॉज नहीं लगता।